We are learning about different religions, Buddhism, and I'm saying, hey, this is part of Hinduism only. And I don't know where it's coming from, no? Because somewhere I've been told in my childhood कि अरे अपना ही बंदा था ये भी. थोड़ा भटक गया था, अपना ही. इंडिया में प्रथा ये है कि हम स्पोर्ट्स शूज पहला वाला लेते हैं दूसरी एंजियोप्लास्टी के बाद में, कि आप सब कुछ ट्राई कर लेते हो फिर आप साइंस के पास आते हो. And sometimes while writing the joke, going for it and then recording, I know that this is a commercially bad decision, but मुझे लगता है अगर commercially decide करना तो नौकरी कर लेते, फिर वो छोड़ के यहाँ पे आप क्यों आए अगर आपको सेंसर ही करना है खुद को. तो 2024 हो गया, 4-5 मेट्रो ट्रेनें तो मिलनी थी कि कोई भी देश को, और लोग समझ नहीं रहे कि जो मेट्रो भी आ रही हैं वो आपके लिए थोड़ी आ रही हैं, वो लेबर को कैपिटल तक पहुंचाने के लिए आ रही हैं, कोई आपके भले के लिए नहीं कर रहा है कुछ भी. दिस इज अ वेरी फ्यूडल कंट्री. आई थिंक वी आर medieval at best. Our ethos is at best medieval, if not even more ancient than that. बाकी तो बस बिजली आ गई है और कुछ नहीं है. जो हम कॉर्पोरेट शो करते हैं, मैं भी करता हूँ, सेंसरशिप comes in directly or indirectly. Obviously वहाँ पे there are restrictions in that event कि आपको political, religious, sexual नहीं करना, फिर बचा क्या फिर. तो वही mom dad jokes. The kind of mushrooming we have of the babas right now, even the 3 and 4 years old are becoming babas and fetching good amount of devotees. Per capita baba is more in India. Researching you was a great fun. And I must admit, I'm not a very, too much into consuming podcasts, etc. So I was not aware of your scene, so or much of the scene. Even stand-up, not very familiar. Not very familiar, just because of a few friends I watched sometimes, but because of being into the hardcore journalism, I was kind of away. There is so much you're happening. You're not missing much. Indian stand-up. But when I started watching your stuff, I was so amazed. Somebody who's so educated, bringing in terminology, theory words. Yeah. So I'm a bit too educated for comedy, I think. Exactly. Yeah. नहीं, बट इंटेलिजेंट कॉमेडी के लिए तो बहुत अच्छा है. अदरवाइज कॉमेडी से एक तरह का रिपल्जन हुआ था, ये कपिल शर्मा शो जैसा चीज़ें हो रही थी. तो एवरी टाइम यू आर मोर ऑफेंडेड देन यू आर हैप्पी वॉचिंग दैट, है ना. तो और वो बहुत मासूमियत से कर रहे थे, ये नहीं कि वो उनको पता था और तब भी कर रहे थे. नहीं, प्लेन इग्नोरेंस, उनको पता ही नहीं था. एंड इट मैचेस द इग्नोरेंस ऑफ द ऑडियंस, सो इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी. हाँ, वही एक आदमी के यहाँ 2 डॉटर्स हुई, 2 लड़कियां थी और हा हो गया. तो इस तरह की कॉमेडी चल रही थी. तो आप जाहिर है आप नहीं कंज्यूम करते हैं. तो ये इतना एजुकेटेड स्टैंड अप कॉमेडियन हमें कैसे मिला? व्हाट इज द जर्नी? इत्तेफाकी कह ले एक तरीके से, बट इफ यू कीप लुकिंग बैक फर्दर तो एक डायरेक्शन था डेफिनेटली, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन राइटिंग सिंस आई वाज इन कॉलेज, और ब्लॉग्स वगैरह लिखे. जो नेक्स्ट स्टेप था कि अखबार में लिखा जाए, एडिटोरियल वगैरह, वो हो नहीं पा रहा था. तो प्रयास बहुत किया, लेकिन इट वाज नॉट रियली गोइंग एनीवेयर. तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको अखबार में छपवाना है खुद का आर्टिकल, तो यू हैव टू बी इधर फेमस ऑलरेडी और एक्सपर्ट इन समथिंग. आई एम नाइदर. So I said, but then how does a civilian become a writer in that case in this country? So they said, it's simple, write a romance novel like everybody else. तो जो हमसे होना नहीं था, because I used to write, हम यंग ही लिखते थे पहले से, कॉलेज टाइम से, जो भी ब्लॉग्स वगैरह भी थे. तो if you see that way, the trajectory into stand-up is quite linear. But जो stand-up शुरुआत की, वो एक जंप था कि मैं किताब को बेचने के सिलसिले में लोगों को मिल रहा था, पिच कर रहा था वगैरह. तो लोगों ने कहा कि भाई आप फ़नी लिखते हो, तो फ़नी स्टेज पे भी ट्राई किया जाए. और तभी इतना नया था स्टैंड अप कि मुंबई में होते हुए भी पता नहीं था कि ये होता है हमारे ही इलाके में. तो एक आध बार ट्राई किया, एंड आई वाज ब्लोन अवे. इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड देन माय मुंबई दैट आई यूज्ड टू लिव इन और आई वाज अ पार्ट ऑफ. तो तभी थोड़ा और अंडरग्राउंड भी था स्टैंड अप आज के कंपैरिजन में. तो वंस आई वेंट टू अ फ्यू शोज, it was like going into a parallel universe, because there are comics in some dingy venue doing suicide jokes and people are laughing at it. ये 2014 या 15 की बात होगी. तो it's like finding your tribe in a way. So I never looked back. I also started producing
incidentally along with performing. So until today, I also organize shows for other comedians. So that became my world, and I jumped from corporate to stand up. When you say education, it's a funny thing कि education बहुत भी है इंडिया में और बहुत नहीं भी है, क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन बहुत वोकेशनल चीज़ है, बहुत ट्रांजैक्शनल चीज़ है कि ये कर लूँगा तो ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे, ये परीक्षा पास कर लेंगे, दहेज मिल जाएगी, तो उसके आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पाए। तो जो हमारी भी ऑडियंस है, जो हमारा स्टैंड अप देखती आती है, उस देयर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी इन दैट ऑडियंस ऑल्सो। उनके पास डिग्रियां सब हैं पर समझ नहीं है। तो इन सम वेज आई फेल टू क्वालिफाइड इन द कॉर्पोरेट जॉब ऑल्सो, in many ways I feel too qualified for this job also. So I always feel like an outsider even today within stand up, but compared to जो corporate जगत था उससे तो it is closer to who I am. तो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर हर जगह है, इवन इस दुनिया में भी। इवन इन इस दुनिया में भी, क्योंकि आखिर सब आंकड़ों पे आके रुकता है ना। अगर सिर्फ स्टैंड अप प्रैक्टिस करना ही सक्सेस हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट टू डू इट वायबली और टू डू इट फॉर अ लिविंग, तो फिर आंकड़े जहाँ पे आंकड़े आ गए वहाँ पे प्रोडक्शन आ गया, जहाँ प्रोडक्शन आ गया वहाँ पे कैपिटलिज्म आ गया। तो फिर तो उससे फिर बचना नहीं है इसमें। अभी इसको कैपिटलिज्म से जोड़ सकते हैं। आई थिंक इतना नेसेंट स्टेज है जहाँ पर आपको जो सटायरिस्ट है, जो कॉमेडियन है, उसको भी तो जिंदा रहना है, उसको भी तो कम्यूट करना है, उसको भी तो एक घर चाहिए। बिल्कुल, इट्स नेसेंट व्हेन यू कंपेयर इट टू म्यूजिक or to Bollywood, yeah, even TV is obviously way bigger than what we are, but because everything is online now, तो जो जरिया आपका ऑडियंस तक पहुंचने का और जो ऑडियंस तरसती है आपको, वो सब सोशल मीडिया पे ही होता है। एंड देयर इज नथिंग मोर कैपिटलिस्ट देन सोशल मीडिया राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो आप रूल्स तो आप उसी के फॉलो कर रहे हो, यानी जाने अनजाने में वो होता वही है। और एक ये भी है कि जो आर्टिस्ट स्टेज पे, उसको जैसा कि आपने कहा कि उसको भी अपना अपनी रोजी रोटी निकालनी है। तो एक ये है कि जो भी कॉमेडियन है जिनको किराया भरना है, उनको थोड़ा मैं कम जज करता हूँ। मुझे किराया नहीं भरना तो हम थोड़ा हीरो बन सकते हैं, ये बात है। फ़र्क ये है, क्योंकि अगर आप बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर में रह रहे हो और आप वहाँ से नहीं हो, तो ऑब्वियसली पहला पड़ाव यही है कि हर महीने का वो किराया पूरा किया जाए। तो फिर ये करने में आपको थोड़ा कपिल शर्मा बनना पड़ रहा है, तो फिर दिक्कत ये है कि वहाँ आप रुकते नहीं हो। एक बार आपने खून चख लिया, फिर आपको पता है कि यही चलता है, आप वही यू कीप डबलिंग डाउन ऑन इट। आप अपने पर्सनल लाइफ में किताबें पढ़ते हो, सेपियंस पढ़ते हो, पर वो बाकी कॉमिक्स से ग्रीन रूम में ही बात की जा सकती है, स्टेज पे आप नहीं कर पाओगे। यानी कर सकते हो पर मेहनत का काम है, कौन मेहनत करे। वही बात कर लो, 2-4 गर्लफ्रेंड ने ये कहा, माँ ने ये कहा, हो गई, काम हो गया आपका। प्रोसेसेस पे कॉमेडी कम हो रही है, जो प्रोसेसेस लीड्स टू आयरनी, वो वाला जो है तो आप करते हैं। तो इसलिए मुझे दैट इज़ व्हाई आई वाज सो इंटरेस्टेड इन योर वर्क कि यू टॉक अबाउट द प्रोसेसेस, हाउ द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द आयरनीज। जी, यानी ये दिस इज़ अ मी प्रॉब्लम। दिस इज मार्केट में डिमांड तो नहीं है इस चीज़ की, पर कैसा होता है कि वट एवर आई सी और ऑब्जर्व इन माई लाइफ, always the question is why is it this way and why not some other way, so you keep looking for deeper causes. एक आसान अगर उदाहरण लें तो एक बहुत कॉमन टॉपिक है स्टैंड अप का कि डिलीवरी वाला आदमी घर पे आया है, क्योंकि आपकी लाइफ ही ये हो चुकी है कि अलग अलग ऐप वाले आके आपकी सेवा करते हैं और आप एक मिनी महाराज बन के रहते हो अपने घर पे, और फिर आप डिप्रेस हो जाते हो। तो अगर आप दिल्ली में भी यही चल रहा है, मुंबई में भी यही है, बैंगलोर में मैक्सिमम है, तो आप कभी बैंगलोर के ओपन माइक में जाइए जहाँ पे बहुत कॉमिक्स आते परफॉर्म कर रहे हैं, 10 में से 8 जोक यही होते हैं, ब्लिंकिट वाले ने ये कहा, जोमेटो वाले ने ये कहा, उबर वाले, क्योंकि उनकी लाइफ ही ये हो चुकी है कि उनके दोस्त थोड़े बहुत जो स्क्रीन पे देखते हैं वो, और आपका सोशल इंटरेक्शन यही है कि डिलीवरी वाला आदमी घर पे आया और कुछ मुझे दे के गया, तो फिर जोक भी उसी पे होते हैं। तो ठीक है, अभी ये मॉडर्न लाइफ का ये बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है। बट अब जब आप जोक क्या होता है कि लेट आ गया, उसको एड्रेस नहीं मिला, उसको बात करने को नहीं आती थी, समझ नहीं पाया वो क्या बोला, OTP गलत डाल दिया उसने, वो टोपी पहन के आया था, उसका टी-शर्ट ये था, वो था, बहुत ही बाहरी दिखावे पे। But when I see a guy like that at my doorstep, what I feel is
what must have his life been like to lead up to that? This is not his dream job. This is nobody's dream job. तो अगर वो ये काम कर रहा है तो वो क्यों कर, उसके पीछे क्या है? तो once I start thinking along those lines and then look at it through the lens of whatever I studied and I experienced in my life, I can't do that joke कि भाई टोपी पहन के आया या लेट आ गया या इसको OTP गलत ले लिया, वो मुझसे होता ही नहीं है. तो देन जैसे एक मिडिल क्लास वाले सेट में एक ये जोक है कि बारिश में चाय मंगा ली किसी के कहने पे, तो एक कटिंग चाय देने के लिए घर पे आज बंदा आया है और बारिश हो रही, उसमें भी बोला सर प्लीज़ 3 स्टार रेटिंग देना मुझे. तो हमने उसमें से ही कॉमेडी ढूंढ ली, पर दिक्कत, ये मेरी दिक्कत है, ये मार्केट की दिक्कत नहीं है. तो जैसे कि एक और श्रेणी है जोक्स की, काम वाली बाई पे जोक्स किए जाएं, और मोस्टली जोक यही होती है कि वो छुट्टियां मांगती हैं, लेट आती हैं. और इफ़ यू नो इवन लिटिल बिट अबाउट इंडियन सोसाइटी, यू विल नो दैट मोस्ट women who work as domestic helps, they come from very troubled families and they come from abusive households. You can say 9 out of 10 easily, right? तो मैं उस पर जोक नहीं कर सकता, यानी कर ही नहीं पाऊंगा मैं. सो आई माइट टॉक अबाउट दैट बट इन अ वेरी डिफरेंट एंगल. तो फिर खैर वो जब मार्केट में वो कंटेंट पहुंचता है तो वो दूर नहीं जाता, क्योंकि जो देख रहे हैं वो सब सेठ लोग देख रहे हैं, और अगर जो मेड है वो देख लेगी उसको शायद समझेगा नहीं. तो ये एक कनंड्रम है कि जो आपकी ऑडियंस है आर्ट की वो भी प्रिविलेज्ड है, पर अगर आप पहल नहीं करोगे तो हाउ विल दे सी बियॉन्ड देयर ककून दैट दे आर लिविंग इन. तो इन मेनी वे स्टैंड अप इन इंडिया इज़ वेरी इग्नोरेंट एंड इट इज़ फेलिंग अपवर्ड्स, क्योंकि नए नए लोगों के पास इंटरनेट आ रही है, नए नए लोग देख रहे हैं, और वो उसी समाज से आते हैं जो उसी इग्नोरेंस में पला बड़ा है और आगे भी बढ़ रहा है. सो दे फील विंडिकेटेड अबाउट देयर लाइफ विदाउट हैविंग टू आस्क दोस अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अबाउट देमसेल्व्स. तो आप एक और श्रेणी देख लो, कॉर्पोरेट जगत के जोक होते हैं, क्योंकि हम सब जो भी स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, मोस्ट ऑफ अस वी आर ऑल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज टिल अ फ्यू ईयर्स बैक ना. तो मेरा खुद का भी एक जोक है कि ये आर्ट थोड़ी नहीं, आर्ट तो होती है जिसमें आप तालीम लेते हो बचपन से. हाँ, जिस जहाँ पे गुरुजी आपको अब्यूज़ करता है और 10, 15, 20 साल के बाद आप शायद महारत हासिल करते हो, तो आर्ट होती है. हम तो पीपीटी बना रहे थे कुछ साल पहले तक सब लोग, अब कुछ भी पैसे मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है एक तरीके मेरे लिए. तो बहुत सारे जोक्स ये होते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है, और ऑडियंस जो आती है वो भी बहुत लोग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, तो इट वर्क्स. तो मेरा तो पूरा एक शो था गेनफुली एम्प्लॉयड ऑन कॉर्पोरेट लाइफ, एंड मी एंड पीपल हु वर्क विद मी दे थॉट आफ्टर दिस जोक्स गो आउट वी विल बी स्विमिंग इन कॉर्पोरेट शोज बिकॉज नो इट्स सो रेलिवेंट कंटेंट. तो वो नहीं हुआ, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ इट पेन्स देम टू लिसन टू इट, because it's about the existential reality of being a modern day slave. So while it is corporate content in a way, it is not a content that will get you paid work. आपको काम कैसे मिलेगा जब आप वो बात करोगे कि HR तो ऐसे ही होता है, बॉस तो पता है आपको कैसे होते हैं. द सुपरफिशियल जोक्स नो, जो डिनर टेबल पे आप आपस में बात करो डिकोरम मेंटेन करने के लिए, वो वाले जो जोक्स हैं वो बिकेंगे. मैं अगर ये कहूँ कि कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी चल रही थी, पर मुझे ट्रैजेक्टरी दिख रही थी कि अगर मैं ये कुछ और साल करूं तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, 2 प्रमोशन और एक एंजियोप्लास्टी. तो ये सच्चाई है, ये फनी भी है, पर ये सुनना नहीं लोगों को. तो पीपल कैन कॉल इट डार्क या जो भी, बट आई मीन व्हाट इज डार्क इज ऑल्सो सब्जेक्टिव नो टू योर लाइफ एंड योर वर्ल्ड व्यू एंड योर लाइफ एक्सपीरियंस, हाउ मच ऑफ लाइफ यू सीन. सो जैसे एक जोक है कि इंडिया में प्रथा ये है कि हम स्पोर्ट्स शूज़ पहला वाला लेते हैं दूसरी एंजियोप्लास्टी के बाद में. तो इट इज़ फनी बट इट इज़ ऑल्सो सैड इन अ वे नो, कि आप सब कुछ ट्राई कर लेते हो, फिर आप साइंस के पास आते हो तबीयत ठीक करने के लिए. so this is my sort of way of looking at things, and also comes through various lenses. तो एक लेंस वो है जिस बंदे ने साइंस करा था BSc में, एक लेंस वो है जिस बंदे ने MBA करा था, एक लेंस वो है जिस बंदे ने पूरा देश देख लिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके सेल्स में काम करते करते, साथ में सेल्स वालों के साथ में घूम घूम के मैंने पूरा देश कवर किया है बाइक पे. तो व्हेन आई लुक एट इट थ्रू ऑल दोज लेंसेज एंड व्हाटएवर आई वुड हैव रेड इन माय लाइफ,
then I can't do that joke कि भाई छुट्टी मांग रही है. And sometimes while writing the joke, going for it and then recording, I know that this is a commercially bad decision, but मुझे लगता है अगर कमर्शियली डिसाइड करना है तो नौकरी कर लेते, फिर वो छोड़ के यहाँ पे आप क्यों आए अगर आपको सेंसर ही करना है खुद को तो. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस बोस्टिंग पॉइंट ऑफ मिडिल क्लास की वो जो क्विक डिलीवरी पिज़्ज़ास थे, तो वो 2 मिनट लेट आया तो मुझे दूसरा पिज़्ज़ा मिल गया. एंड दे वर मेकिंग देम गो बियॉन्ड द गलत लोकेशन देके लोग ये भी करते हैं जानबूझ के ताकि बंदा लेट हो जाए और फिर उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी उस गरीब को, लेकिन इनको एक फ्री पिज़्ज़ा मिल गया. And they will boast about it to their friends. They were boasting about it. They were boasting about कि कैसे कई मामलों में ऐसा हुआ कि जो काम वाली है उसको कैसे ट्रीट करना है, आउट स्मार्ट करना है ना. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ऑल दोज कैटेगरीज ऑफ अस इंडियंस. तो यानी ज़मीर तो है ही नहीं जो आपका थोड़ा बहुत काइंडनेस है आपके अंदर, वो आपने अपने फैमिली और अपने इन ग्रुप के लिए सीमित रखा है. उसके बाहर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू शो काइंडनेस. पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज रोड एक्सीडेंट्स में मरने लगे थे क्योंकि उन्हें जल्दी पहुंचना था. They're faster than ambulances. So when you really see the country in its depth, no, there's actually nothing to laugh about also. पिछले शो में संजय के मुंह से निकल गया कि पता है मुझे आपको हंसाने का मन भी नहीं कर रहा है. And it came from the real place that people also knew what he wants to say. पर एक जो ignorance already था समाज में, I think वो और solidify हो रहा है because of social media. Surprisingly, what you thought would expose people to greater realities, I think वो नहीं हो रहा because जो आपका algorithm है वो आपको अपनी चीज़ें ही दिखाता है. अपर मिडिल क्लास में बच्चे बाहर घर से निकल के कोई सामान खरीदने का तरीका भूल गए. दे डोंट नो हाउ टू डील विद द कैसे होता है, जा कर के उसको मांगना है अपने और किस दुकान में क्या मिलेगा, ये सब वो भूल चुके हैं. इन वन ऑफ आवर शोज समटाइम्स बैक, Mayank Saxena, he was a good friend. Sadly he has passed away right after the show. तो he was talking about this कि मिडिल क्लास का बच्चा ये भूल ही गया है कि अपनी स्टेशनरी का सामान भी कैसे खरीदना है बाहर जा कर के. तो ये तो हुआ है. सो हाउ मच ऑफ आयरनी यू हैव टू टेक इन टू प्रोड्यूस वन सेट, है ना. इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस. It is, but the thing is, it's the only outlet. No, if not this, then what? Because in the face of great odds or great tragedy, humor remains the only and it would be नहीं कह लो आप only recourse to the greatest questions of life in general. You can only laugh in the face of it at the immensity of either a philosophical conundrum or a moral conundrum. There's a word called gallows humor in the West. So maybe you can call it that. तो बहुत लोग कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो डार्क कॉमेडी वगैरह है, बट ये सब जॉनर का मामला में मैं पढ़ता नहीं हूँ. फॉर मी दिस इज़ व्हाट कॉमेडी इज़. whether it's good, bad, ugly or dark, that people decide eventually. ऐसे more and more what I'm thinking when I see the content that is going on, not only in stand-up, otherwise भी आप जो भी देखते हो Instagram वगैरह पे, I feel we've reached the stage now where people are postmodernist without knowing it. Yeah. There is no meaning that that is being consumed or being sought for. Random things which are considered funny for the heck of it are working, like जिसको आप meme कह लो एक तरीके से. So that phenomenon is postmodernism, where not only are you not looking for meaning, there is nothing there to look for in the first place. The people doing it are not even aware that what they are living is postmodernism. जो भी जिसको आप क्रिंज कंटेंट बोल लो, जो बहुत ही रैंडम कंटेंट चल जाता है कभी, बस, और जो एक श्रेणी है डार्क मीम, डैंक मीम्स की, जो यंगस्टर्स रियली लव इट, एंड बेसिकली डैंक मीम इज अ डार्क मीम. बट when someone like Sanjay or I, we resort to dark humor is because there is some meaning at the base of it. In a dank meme, there is no meaning. It's just dark for the heck of it. So, and people feel there's some strange
maybe it makes them feel masculine in a way that this is the amount of darkness we can look at without flinching. But that's not what is happening. What is happening is that there is no morality left, no basic morality, and you can afford it because you're privileged in your life. और मीम कल्चर का एक ये भी है कि a meme sounds and it makes you sound smarter than you actually are, because a meme is an aggregate of meaning. And that aggregation is maybe over years, over centuries sometimes, because memes can be on any topic. Yeah. And then there are memes which are meta memes, which are a collection of different memes together. And just because you kept consuming a certain pattern, you feel you know what this means, but you don't. No, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी उसके पीछे. आपको सिर्फ पता है कि this POV means this or this aesthetic means this. How is that helping you in your life? Like, is it helping vocationally? No, is it helping personally, emotionally? बिल्कुल नहीं. तो एक एजुकेशन इंडिया में वोकेशनली है, बट एक कुछ तो पढ़ाई लोगों ने की होती है थोड़ी बहुत आसपास की, इसको आप एक्स्ट्रा करिकुलर बोल लो. मुझे लगता है वो भी बचा नहीं है, क्योंकि जो भी टाइम बच रहा है वो आप फ़ोन में जाहिर कर रहे हो बचपन So we were engineering producing society ना. Engineers produce. शायद यही है. तो और बहुत थोड़ा और डिफरेंट सोचा तो चले गए मेडिकल में या बिजनेस स्कूल्स में भी जाते हैं. जनरली आफ्टर इंजीनियरिंग दे गो टू बिजनेस स्कूल दिस डेज, इजंट इट? Yeah, which is a waste of the engineering. Yeah, I don't know. I don't understand this trajectory. So all that you study is so dry. यानी एक तो वो जो आपने रोट करके एग्ज़ाम दे दिया, वो सिस्टम इंडिया का है, वो ठीक है, पर जितनी आपने पढ़ाई भी करी है वो आपने क्यों करी आपको पता नहीं है. क्योंकि हर टॉपिक की देयर इज अंडरलाइंग फिलोसॉफी, व्हाई दैट सब्जेक्ट इज इवन स्टडीड एज अ सब्जेक्ट, आपको वो भी पता नहीं है. देयर इज जस्ट अ रैंडम bunch of thoughts that's there in your mind, आपने पढ़ा था और आप The philosophy of science, those who are learning science, doing science, they don't know the philosophy of science. So they continue with the nariyal phodo, with the nibu hari mirch and the science. So that is the culmination. they're not So humanities की जो नुकसान है वो यही है कि आपको जो कुछ समाज में अच्छा चाहिए, that value system, ethics and decency comes from humanities. But there is a disdain towards humanities. It's always been there, and now it is at a systemic level. और अब उसका कुछ आपका वोकेशनल आउटलेट भी नहीं बचा, कमाने का कोई जरिया बचा नहीं. So they were always being mocked at, and in fact now in today's India, people from the humanities are looked at as a threat almost. Or freeloaders. Threats. And somebody who's going to disrupt the whole good thing that is going on. Which is what I don't know. यानी 2024 हो गया, 4-5 मेट्रो ट्रेनें तो मिलनी थी कि कोई भी देश को, और लोग समझ नहीं रहे कि जो मेट्रो भी आ रही हैं वो आपके लिए थोड़ी आ रही हैं, वो लेबर को कैपिटल तक पहुंचाने के लिए आ रही हैं. कोई आपके भले के लिए नहीं कर रहा है कुछ भी. बिल्कुल. तो बट देन हाउ वुड यू नो अनलेस यू रेड समथिंग टू बिगिन विथ. तो I think in many ways, a lot of doors are closing towards a more inclusive society, because without humanities, that buffer is not there. सिर्फ profit और loss है हर जगह पे. First time you were compelled to be politically vocal in this way, when was it? यानी स्टेज पे तो होता ही है, बट जो भी दोस्त हैं हमारे जिसके साथ बातें होती है, वो एक तरीके से पॉडकास्ट ही से हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. तो जो हमारे खास दोस्त हैं, मोस्टली दे आर राइटर्स और दे आर कॉमिक्स देमसेल्व्स. तो उनके साथ खैर इसी टॉपिक्स पे बातें होती हैं. तो दीज आर थिंग विच आर गोइंग ऑन इन माई माइंड एनी वे. No, because like we discussed earlier, if I'm saying something on stage, there is reason behind it. I reason it out, and what I'm saying on stage is at that point my best considered opinion on the topic. Right. I may change it later, but at that point of time, that is my best opinion on it. And I have to make it sound funny also, obviously, because otherwise you're abusing the stage. So, in a way, this has become my usual mode of thinking, which is too heavy for most people. But now, once you've seen something, you can't unsee it, no? Yeah.
It's Yeah. Or you are a collaborator if you are silent. yeah. You are an enabler in very small way, but you are. Yeah. I also feel there's an assault on anybody who has a heart in today's India, or anybody who has a shred of kindness in them, because everything is towards growth and towards uniformity and towards conformity. And I see the crystallization of this in those pictures coming from Israel bombing, Israel soldiers celebrating the bombing, celebrating the body parts, the limbs strewn up here and there. ये भी memes बन उसकी मीम्स बन गई हैं. तो this is the crystallization of our indecency and our self-centered. यानी at least verbally you ought to condemn. आपसे वो भी नहीं हो रहा है. In fact, like you're saying, You are a collaborator. you're celebrating it actively. Yeah. So this is, I think, it's a big achievement for those in power Yes. in today's day and age. Till a few years back, people like the UN was also already a laughing stock. Now they have nothing going for them. अब तो कोई मेंशन भी नहीं करता, मजाक में भी उन्हें मेंशन नहीं करता. It is so hopeless. It is totally redundant. Meaning उसका अस्तित्व ही नहीं एक तरीके से. Yeah, we studied how this League of Nations first and second just went into history with all that bad name and bad reputation and everything. लेकिन अभी ये हो गया है कि हम United Nations को देख रहे हैं और it is worse than that. Yeah. It's I think most institutions have fallen in the West, and maybe looking at the West for deliverance was also a bad idea to begin with. Yes. So then where do you look for for some hope or at least some direction? There is nothing. And especially one thing that we can do which will help is that you realize that whoever is in power has to be questioned and has to be doubted. They already have the power. उनको आपके सहानुभूति की जरूरत नहीं है. वो उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं. सहानुभूति चाहिए आपके पड़ोसी को, उसके आपके पास वो तो है नहीं. उसके लिए जो भी था आपके लिए, आपका जो इमोशन था आपने नेता को दे दिया, विच इज सच अ वेस्ट. नेता को ज़रूरत ही नहीं है. आप उसको इतना रोप दे रहे हो कि नहीं कुछ साल और, नहीं कुछ तो काम अच्छे कर रहा है. यू आर सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, बट आप नेता को इतना रोप देते जा रहे हो. तो पीपल इन पावर एनीवे, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, no, they are there because they are cold-hearted people. It is proven through research also. Most people, not most, but the percentage of people in power who are psychopaths, outright psychopaths, is much higher than the general population. तो उनका कोई ईमान धर्म नहीं है, and they already in power. Question them. That's the least you can do to check. ऐसी कोई सुबह नहीं होने वाली है जिसके बाद everything will be great. There'll always be a fight between people in power and people who don't have it, or जनता in general. But the max you can do is keep the people in power in some sort of check. Don't give them a free rein. That's the best. I think आप overall देखो holistically, तो the countries who are doing the best in the world are European countries, and that too Northern European countries more than the others. But now even that development आप कह लो या human rights जो भी उनके पास है, that is all discounted by centuries of plunder. So they have zero moral ground to stand on, and they've been lucky historically, geographically, that they were not attacked directly or whatever other advantages that they have. Our industrial revolution happened there on that part of the world. I mean, that was the theater of industrial revolution. So many advantages. Now उसके बाद में अगर आप you sit as a paragon of virtue. No. Just because you have power doesn't make you virtuous or allows you to exploit also. There is no justification. Yeah. But at least the way they conduct their society, like the physical places available for people, the population there, the laws, the way they treat the prisoners also, etc. Though that is something to aspire towards. But now again, that is a homogeneous society. नहीं, देखिए यूरोप ने बहुत जुल्म किए. उनके प्रिजनर्स, उनके जो प्रिजनर्स थे उनके साथ जो उन्होंने किया है वो बहुत इनह्यूमन है. ऑल दोज म्यूजियम्स, एंड हम यूके वगैरह में जाते हैं, पेरिस में देखते हैं, जा करके पता ही चलता है दैट हिस्ट्री दैट वी आर टोल्ड, एंड इट इज रिटन ओवर देयर. Yeah, so there is no culture which doesn't have blood on the hands. Yes. But now the problem is by saying that, you wash your hands off also.
saying कि we can't adopt that level of inclusivity or human rights क्योंकि ये तो गोरे लोगों का है. But then some of it, at least in principle, you ought to aspire towards. And it's already there in the constitution. Yeah. ऐसा भी नहीं कि नहीं है. And every society has to have its own value systems also. It cannot be universal. Since we have a colonial past, we have to be conscious of all those baggages also. Yes. But फिर यहाँ पे दिक्कत देखिए ना ये आती है कि आप if you look at your own past, it will come from religious sources. तो दिक्कत वहाँ पे आ जाती है. और फिर एक बार धर्म आ गया फिर तो उसका कोई अंत नहीं. Dharam reminds me to bring you to this question of how what is the connection between art forms and decency and ethics. I mean, can there be an art free of moral compass? Can there be any performing arts, whether it is shairi, whether it is a nukkad natak or any form of theatre, or any music or anything that can be free of creative, any creative art form that engages public directly and can be free of this moral compass. I used to believe that at a point, but then I realized I was being naive because artists are also like anybody else. They're on a spectrum, obviously, but they are subject to the same prejudices that other people are. So they say you should separate the art from the artist. You can do it, but then in some cases it's very difficult when the artist is a known offender. It is still brilliant whatever he's produced. So I think art it goes beyond morality. It's just some people are more creative, they are more expressive, they had that kind of life opportunities that has led them to that place. There's so many people in India especially who would be great at a lot of different arts, but उनकी वो लाइफ ही नहीं रही कि वो कर पाए. जैसे मेरे लास्ट शो में ओपनिंग में एक लाइन है कि इफ यू वांट टू परस्यू आर्ट फॉर अ लिविंग दैट्स वेरी अपर कास्ट ऑफ यू. इट इज तो एक वो भी तो बात है कि कितने लोगों को तो मंच ही नहीं मिल पाया. तो while studying the subaltern history and subaltern critique of the modernity, हम लोगों ने ये पढ़ा बाकायदा कि except for the Punjabi Bhangra and the art that was pursued by the Devdasis and Qawwali, ये 3 आर्ट फॉर्म हैं जो गरीब परस्यू कर सकता है, जो लेबर क्लास कर सकता है भारत में. And art is also historically been used for war, for propaganda, जो हम आज भी देख रहे हैं इंडिया में हो रहा है. So then people who do practice and produce that art, are they not artists? They are, no? And maybe their worldview is different. Maybe they're doing it cynically, knowing what they're doing, but it's still art. So then because no one gets to define art, I think it can go in either direction. It's a scary thought. I would like to live in a world where anybody who has an artistic bent also has a moral compass. But I don't think that's true. Sadly. We have Muntashir turning into Shukla. बिल्कुल. तो it is a difficult sort of realization to go through in life, but I've seen enough now to know better that there is, in some way, there is no connect. And if you see historically, most art or whatever art survives historically now that can consume it, it could only exist and thrive because it had the patronage of the king or the church. And an artist being independent is a very modern phenomenon. I was coming to that because earlier times में यही होता था कि जो महाराजा राजा मोनार्क्स होते थे, उनके दरबारी शायर होते थे, दरबारी संगीतकार होते थे, दरबारी गीत लिखने वाले, कविता करने वाले, उन्हीं की शान में वो लिखा पढ़ा करते थे और वहाँ से उनको पैट्रनेज मिलती थी. हमारे यहाँ भी जो आपका मुग़ल दरबार है, उसने बड़े अच्छे अच्छे शायर दिए उर्दू के, पर्टिकुलरली लेटर मुग़ल जो है ना, वहाँ से आया है. तो अभी के दौर में क्या कॉर्पोरेट को अभी जिम्मेदारी दी जाएगी, और जब वो दी जाएगी तो उसका क्या बनने वाला है? वो उन्होंने ले ली ऑलरेडी. तो जो भी आप देख रहे हो सिंगर, एक्टर या कॉमिक्स हैं, वो कॉर्पोरेट के पैसों पे ही गुजारा हो रहा है उनका मोस्टली. एंड देन व्हाट हैपेंस इज अ सेंसरशिप कम्स इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली.
जो हम कॉर्पोरेट शो करते हैं, मैं भी करता हूँ ऑब्वियसली, वहाँ पे देर आर रिस्ट्रिक्शंस इन दैट इवेंट कि आपको पॉलिटिकल, रिलीजियस, सेक्सुअल नहीं करना, फिर बचा क्या फिर? तो मतलब वही मॉम डैड जोक्स। तो नहीं, देर इज स्टिल स्कोप, बट ये एक हो गया लाइव जो आपने शो करा, इस वन ऑफ इवेंट और आप वापस आ गए। दूसरा ये होता है कि बहुत कॉमिक्स एंड अदर इन्फ्लुएंसर्स जो नई कैटेगरी है online, they survive by selling brands. So now when you sell a brand, you will say whatever the brand wants you to say. ठीक है, क्रिएटिवली उसको आप आर्ट तो नहीं कह सकते, इश्तिहारी एक तरीके से, बट व्हाट आई फील हैपेंस इज व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ दिस कॉर्पोरेट एंड ब्रांड वर्क, नो, यू इम्पोज अ सेल्फ सेंसरशिप ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस डायरेक्शन में बात करूँगा तो कॉर्पोरेट वाले मुझे नहीं बुलाएंगे, तो अब ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशन आपके दिमाग से निकल जाता है। तो वो किसको कहना भी नहीं पड़ता है, दैट हैपन्स ऑन हिज ओन। तो ये दरबारी हुए ना आज की तारीख में, दे आर पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जस्ट इन अ लूज वे। वो दरबार में फिजिकली बैठते नहीं हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। So, and this is true for so many maybe actors, singers. Of course, they have their own political opinion at a personal level, but they never say it out loud because there are immediate ramifications. तो corporate का ये होता है कि there is financial price to pay, but politically there is a more immediate price to pay also. तो बहुत लोग नहीं, वो अपने म्यूजिक में ही रहते हैं। तो आई थिंक प्योरली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत रेयर फिनोमिनन है। और ये भी होता है कि वंस यू कंप्लाई, यू बिकम अ दरबारी आर्टिस्ट, तो आपको और चांसेस मिलते जाएंगे, एंड दैट एडिशन मेक्स यू अ बिगर आर्टिस्ट इन इटसेल्फ। तो वन थिंग दैट रियली स्टेड इन माय माइंड वाज देयर इज अ इंटरव्यू विद अभय देओल, एंड ही सॉर्ट ऑफ नॉट मेन स्ट्रीम, एंड he's chosen to stay away in a lot of ways. So he says, I don't do ads on principle, like even I don't do ads on this. So he said, what has happened is, one is that you lost money and all, but it's also counterproductive in a way which you wouldn't predict, is that when you don't come in ads, you're not visible like the other people. You get less work. And even the audience, they start thinking that he's not a very successful. Yeah, he's loser. तो आप सोचिए कितना साइकिल, या कितना पनिशमेंट है अगर आप कंफर्म न करो तो। सो देन एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन दैट केस, हिज इंडिपेंडेंस इटसेल्फ इज हिज सक्सेस। वो उसको समझना पड़ेगा, यू कांट हैव इट बोथ वेज, नो, देन यू जस्ट बीइंग बिटर। तो इफ यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू फीचर इन कमर्शियल्स, तो आपका मार्केट वैल्यू उसी से जज हो रहा है। आई रिमेंबर वन ऑफ वेरी बिग स्टार ऑफ आवर कंट्री सेइंग दिस, दैट आई डोंट अर्न फ्रॉम माय फिल्म्स, आई अर्न फ्रॉम माय कमर्शियल्स ओनली। या एंड प्लस आप सोचो, पैसा भी मिल रहा है आपको और आपका फेस इज प्लास्टर्ड एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री, एंड दैट लाइक मोस्ट शो बिजनेस, स्पेशली इन एक्टिंग, visibility is very important. In what way doesn't matter, but you're there in front of people's eyes, and you're being paid for it. It's a no-brainer. तो फिर तो लोग करेंगे ना, खैनी गुटखा का भी ऐड कर ही लेंगे, फिर पैसे भी मिल रहे हैं आपको, एक्सपोजर भी मिल रहा है। Punit, you talked about ramifications. मुझे बताइए, ये सेंसिटिविटी का जो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है, और ये बैकलैश है और इसमें थ्रेट्स हैं, सब कुछ है। हाउ डू यू लुक एट इट? हैव यू बीन एवर स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? So one is that your privilege is that your jokes are very intelligent, so that saves you from lot of crap that may come your way. It does, because it doesn't reach that wide an audience जहाँ से फिर FIR और threat वापस है। Even if it reaches to another category. Yeah. So remember, there is ample amount of people in every category in India. So correct. I think people in power who sometimes pull those levers, not to take you down, even they realize that this is not, it is too nuanced to make a dent in our ideology. Plus, often people have tried, but what happens is to get outrage going against you also, your video should go viral. तो मेरा एक ये भी जोक है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप से जहाँ पे हेट फैलता है, मेरा वीडियो वहाँ पे भी वायरल नहीं जा रहा है। क्योंकि वो हेट जनरेट करने के लिए भी जो क्लिप्स होती हैं छोटी छोटी, कि देखिए इसने ये कह दिया, देखिए क्या बात है। हाँ, तो वो बिकॉज द जोक्स आर स्ट्रक्चर्ड, दे आर नुआंस्ड, दे आर लॉन्गर, तब तक जो दंगे करने वाला आदमी उतना सोच ही नहीं पाता है, वो तब तक चेंज कर देता है। तो एक ये है, एंड ऑफ कोर्स द फार बिगर प्रिविलेज इज बीइंग एन अपर कास्ट पर्सन इन दिस कंट्री, नो,
मी सेइंग समथिंग एंड जाकिर सेइंग समथिंग, बहुत फ़र्क है उसमें. तो जब आप कहते हो कि बहुत लोगों की आपकी आवाज़ नहीं उठाते, तो देन दे हैव देयर ओन रीजंस. तो नो, Munawar going to jail was always a bigger possibility than Kamra going to jail. For no reason. In anticipation, he was They even picked up. said that he was going to crack the jail. Yeah, going to. यानी ये तो लॉ है भी नहीं लैंड का. हाँ. तो खैर वो केस के तो देयर आर मेनी, आई मीन इट्स अ स्टैक ऑफ वोस द एंटायर केस, बट इट कुड हैपन बिकॉज इट वाज Munawar. Yes. It can happen to any of us, but chances are lesser. हम अब चांसेस पे जी रहे हैं, ऐसा है. तो आई थिंक इट्स शेमफुल दैट एनी आर्टिस्ट, स्पेशली ए कॉमिक, शुड इवन लिव विद दैट थ्रेट ऑन हिज हेड. Even if there's a faint possibility that you will be attacked physically or otherwise for jokes you're doing is itself shameful. But अब देश है ही उस मोड पे कि if people get angry, like now, I think, can you even blame them? The life they've had, the exposure they've had, for them in their life, their religion, their caste is their only identity. And it is much bigger than their sense of self-worth also. So it's very easy to make them feel like they're being attacked, that too with an agenda. So, of course, the politicians and people in power, they do it cynically. They know what they're doing. But जो outrage generate होता है, that you'll have to believe that a lot of those people, they are truly outraged. क्योंकि वैसे भी content उनके लिए था नहीं ना. What we do is supposed to be in just clubs in the cities where people understand what is happening. अगर आप जियो के माध्यम से गोरखपुर तक अपना जोक पहुँचा दोगे तो फिर वहाँ से FIR ही आएगा. So many of these things you have to just make peace with and then decide whether you still want to do it or not. Is the joke still worth it in a country like this? This is a very feudal country. I think we are medieval at best. Our ethos is at best medieval, if not even more ancient than that. बाकी तो बस बिजली आ गई है और कुछ नहीं है. तो अभी आप इस देश में आप डार्क जोक्स करोगे. Capitalism was supposed to take us away from feudalism. That is the global trajectory generally. But here in India, Ambani's feudal practices have. So, मतलब इसको कैसे देखा जाए? I think the big fat Indian wedding of a number one corporate house. I mean, the feudalism and the capitalism infusing so well, so beautifully. Yeah, it's. I think. कैपिटलिज्म से भी ओल्डर एंड वेल entrenched इज द कास्ट सिस्टम. तो उसको आप सुपरसीड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इफ यू डू टॉप डाउन टेक ऑन द बिजनेस हाउसेज ऑल्सो, दे ऑल अपर कास्ट, ऑल ऑफ देम. आप नाम से पता नहीं, आपको पता ही चल जाएगा उसमें कितने लोग हैं फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा सोसाइटी हु मेड इट इवन टू एन SME स्टेज. कॉर्पोरेट तो अपना टोटल ही कास्ट लाइन पर ही है ना. इट वॉज अ फैमिली बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस दैट वेंट इनटू becoming something else. Yes. It's always Goyal, Mittal, Agarwal and Gupta ji. Yeah, largely, like big percentages. But then I think that's why capitalism has only helped to further entrench the feudalism that you talk about. Because फिर आपके structures सब वही रहते हैं more or less. सिर्फ लोगों ने टाई वाई पहन ली है. तो if you do a super cut from a few 100 years back to now, तो सिर्फ आपका पोशाक बदल गया है, बाकी तो आप वही सब चीज़ें कर रहे हो. कुछ हफ्ते पहले कोई CEO हैं कोई स्टार्टअप की बैंगलोर में, उन्होंने ये अपना टाइसेफ फ्लेक्सिकल लिखा है ब्राह्मण जीन्स. Seriously? This has gone viral obviously for all the wrong reasons, and she stands by it because ये कोई ट्रेंड हुआ इस ट्विटर पे. तो उन्होंने तो आप इमेजिन कीजिए कितना इग्नोरेंस से आता है ये. आप CEO बन चुके हो बैंगलोर जैसे शहर में, वो भी किसी नए कंपनी के स्टार्टअप के. सबसे पहले तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए. शी इज नॉट मेंट टू बी अ CEO ऑफ अ कॉर्पोरेट, शी इज अ ब्राह्मण. खुद की कंपनी है शायद. अग्रवाल मित्तल होना चाहिए था तब. शी इज नॉट लीडिंग हर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर जेनेटिक मेकअप. It's very convenient, in those ways. So you use it where it's convenient. You don't where it's not. तो अगर ये हालत है आज के तारीख में, and she finds an equal number of people who are opposing and supporting also. But again, in those voices, when you see online जो discourse है या जो news में दिखता है, is again very heavily upper caste. It's funny in a way. It's like that men's right movement. They are very vocal because all men have a voice.
No, so every last case of a man being abused becomes big news. Whereas if you compare with the amount of news of women being abused, so they don't have a voice also. Same happens with caste. That no upper caste, almost every last person at least has a voice. They may not be rich or people of means, but at least they have a voice. So every last problem that they have gets full limelight. तो वो लोगों को नहीं समझता. That's why caste census is being opposed. Why? Because once those numbers are out, no cold percentages are staring you in your face, then it'll be very difficult to live in that bubble. कि अगर less than 30% या उससे भी शायद कम हो जाए, उससे भी कम, people will still live in denial, but at least that number will be there in your face. No? That's why it's not being done. वो डिनाइल में से ज़्यादा दे बिलीव इन द कास्ट सुप्रीमेसिस थ्योरी ऑल्सो कि हाँ हम ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, तुम इस लायक नहीं हो. वो शायद कभी जाएगा ही नहीं. बट अगर अम्बेडकर साहब ने नहीं किया होता जो उन्होंने किया, तो एटलीस्ट इट वुड स्टिल नॉट बी इम्पोलाइट टू से ब्राह्मण जीन्स इन today's. At least there's some backlash today because there was an Ambedkar, because there was a Phule, because there were so many people before them. No, so it takes time obviously. कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने लिख लिया सब कुछ इक्वल है, आज तक हो नहीं पाया ना 70 साल में भी. As predicted by Dr. Ambedkar. So, but at least I think people in some ways will always be bigoted. But it shouldn't be socially acceptable for them to be bigoted. At least you should take that away from them at least. Yeah, we should call out. Yeah. एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे देश के. He takes pride in Gavaskar, Tendulkar and his own Brahminical caste. Yeah. And his argument is कि परसिवरेंस ब्राह्मण में ज़्यादा होता है क्योंकि वो तपस्या करता है, वो पढ़ता है, इसलिए वो अच्छे क्रिकेटर्स हैं. Do you know the name of that journalist? He's from Maharashtra. His father was a cricketer. Okay. No, yeah, it's enough points to narrow down, but it's so ignorant. It's for example, 2 years back there was news that there's a player in CSK, Chennai Super Kings, who's from North India. So he was asked, what do you like about being in Chennai and part of this team? So he says, I'm a Brahmin और यहाँ पे वेज खाना बहुत अच्छा मिलता है. And people started calling him out and he had no clue what he's talking about, So in ignorance भी एक, आप innocence कह लो जो भी कह लो. But if you actually look at it, Tamil Nadu is one of the most non-veg consuming beef states. eating map में Tamil Nadu is big red. I mean deep red state. Yeah, but conversely, one of the more veg states is Punjab. So I think Haryana and Punjab both, huh? Punjab is... Yeah, because I guess the Punjabi Hindus, they tend to be vegetarian. But the point is that जो आपका जो पर्सपेक्टिव बनता है वो अपर कास्ट ही बनाता है ना. सो चेन्नई का इमेज वो है द रेस्टोरेंट्स विच आर प्योर वेज वगैरह, तो आपने पूरे स्टेट को ही वैसे देख लिया. सो it's so revealing in a way. Yeah. And the same for Punjab, like it's little opposite actually, because you would feel Punjabis they eat non-veg. But the state दिल्ली में सरदार जो पगड़ लगाते हैं उनको मकान इसलिए किराए पे नहीं दिया जाता कई जगहों पर नॉनवेज का, क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं. वो बकरा मीट, बकरा, चिकन, पोक खाएंगे, इसलिए हम उनको मकान नहीं देंगे. पुअर फेलोज. तो एक ये भी रिसर्च है कि पीपल हु आर इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, यू डोंट लुक एट देम एज कंप्लीटली ह्यूमन ऑल्सो. You may not consciously admit this to yourself, but it comes out in research very clearly. There are 3-4 questions you ask somebody of what are the basic things you see as a human being. You don't see them as equal. तो जो आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि at a very visceral level you've been trained from childhood not to look at people unequally. And one of the saddest examples of that which you see today and which will continue इस जो आप घर पे बच्चों के लिए मेड रखते हो बचपन से. सो बिफोर द चाइल्ड कैन इवन स्पीक, इज एट द प्रीलिंगुअल लेवल, उसका अभी तक
पर्सनालिटी नहीं बना, उसका ईगो भी नहीं बना, उसका मेमोरी भी शायद बना नहीं अभी तक. तब से ही इज एक्सपीरियंसिंग देयर आर टू काइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर इज वन काइंड दैट यू कैन ट्रीट बैडली एंड इट्स ओके, एंड ही सीज इट एवरी डे, ही और शी ग्रोइंग अप. तो फिर उसका क्या स्कोप है? वो बड़ा बन भी जाए, कितनी भी किताबें पढ़ ले, ये कभी जाएगा नहीं उसके जहन से. स्कूल्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों ने रिफ्यूज़ किया आंगनबाड़ी में या मिड डे मील में दलित कुक के हाथ का पका हुआ खाना. सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के. तब तक डैमेज हो चुका था. तो बाप रे, अभी आई वाज रियली सरप्राइज कि इतने छोटे उम्र में. दिस इज वेरी स्टार्टिंग में, आप बचपन से देख रहे हो. और ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके आज के मेट्रो सिटी के न्यूक्लियर फैमिली का एग्जाम्पल है. तो जो आंगनवाड़ी वाला एग्जाम्पल है उसमें तो उन्होंने क्या क्या नहीं देखा होगा घर पे बचपन से बच्चों ने. हाउ डू दे कम टू नो अबाउट द कास्ट ऑफ दिस कुक? ये क्या पूछते होंगे, कैसे होता होगा? नाम, अपीयरेंसेस. तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट नो यू और आई वुड हैव फॉरगॉटन और डजंट रजिस्टर, बट लाइक in Delhi only someone told me, Kere, you're fair and you're losing hair, you're a Pandit. And like, okay, so maybe empirically it's like, no, there are things that people go by. It could be dressing, sometimes it is ornaments, sometimes it is टीका वीका. आई थिंक कॉमिक्स में भी हम देखते थे पंडित जी की जो छवि बनाई जाती थी उसमें वो सर वो I mean, shaven head who are practicing and they keep choti वगैरह. हाँ. But no, this was specific. Like no, you have male pattern baldness and you're fair. तो अपन. So and maybe it is true statistically. So and this is like thousands of years of learned behavior. No? तो it's very very difficult. प्रोटीन कम खाते होंगे ना इसलिए. ये भी एक ये भी है कि Brahmins tend to have a sweet tooth and. And you generally मोदकम प्रियम. yeah, and then you don't associate them as a gym goer, for example. इसी सिलसिले में एक और ऐसा ही इग्नोरेंस से निकला हुआ आउटरेज ये है कि एक ये चल रहा है ऑनलाइन की एक ओवरऑल अटैक है बॉलीवुड के ऊपर, बिकॉज बॉलीवुड एज शिट एज इट इज स्टिल अ क्रिएटिव आउटलेट एंड सेक्युलर विच इज़ अ प्रॉब्लम. तो उसमें जो कमी आप निकाल सको उसमें से, तो एक ये है कि विलन हमेशा अपर कास्ट क्यों होता है. तो अगर अपर कास्ट ही है सब जगह पे तो विलन भी वही बनेगा ना. हीरो भी तो अपर कास्ट है. तो विलन ने टीका क्यों लगाया हुआ है. तो पर आप अगर जनरल लाइफ भी देखो तो रिप्रेजेंटेशन हमारा ही है हर जगह पे, तो वही दिखेगा स्क्रीन पे. अभी भी जो लोग लिंच वगैरह कर रहे हैं टीका ही लगा रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? नहीं तो वो तो आई गेस बट जो पैटर्न फिल्मों ने सेट किया जिससे उन्हें एतराज़ है वो उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम करें तो हम धर्म को बचा रहे हैं, और जब फिल्मों में हो रहा है तो गलत हो रहा है. एक श्लोक है संस्कृत में विच रफली ट्रांसलेट्स टू, अगर आप धर्म को बचाने के लिए हिंसा करो तो वो हिंसा नहीं होती है. तो यदि की हिंसा न भवति. So which I've been seeing popping up increasingly, no? Because what happens is when at the extreme end of the spectrum, there are people who are calling for outright violence. आपको उस हत्या को वध कहना पड़ता है बस. हाँ, but I heard there's a person called Acharya Prashant, internet personality, and he's an IITian, and he studied all the books, including the Vedas वगैरह, and he gives his discourse on it in as non-religious way as possible. नहीं सर, ये लाइन मैन्युफैक्चर की हुई है, कहीं भी नहीं है कि उसने सब उपनिषद, सब वेद, सब ग्रंथ, सब स्मृतियाँ सब पढ़ लिया है, जितना भी लिटरेचर है. बोलता ये लाइन है ही नहीं, ये क्रिएट की गई है एंड यू कैन सी इट एवरीवेयर. लोग ये छपे हुए टी शर्ट बेच रहे हैं, क्यों? बिकॉज जो एक्सट्रीम एजेंडा है डोमिनेंस का, इट एंड्स विद वायलेंस. But at that level, lot of people from the majority will not go along with you because आपका धर्म गवारा नहीं करता उतना वायलेंस. तो उसको काउंटर करने के लिए आप इतना आसान है कि आप संस्कृत में कुछ लिख दो बस, तो पीपल अज्यूम कि कहीं लिखा होगा. हमने तो पढ़ा नहीं पर संस्कृत में है, तो इतना आसान है लोगों को मैनिपुलेट करना. देव भाषा में है तो वो देवों ने कहा ही होगा. प्रशांत साहब के लिए हमारे व्यूअर्स बहुत मैसेजेस करते हैं कि उनको बुलाइए.
प्रशांत साहब तक तो पता नहीं ये कभी पहुँचेगा या नहीं, लेकिन अगर उनका कोई मिलने वाला, उनका टीम का कोई आदमी ये देखे और उन तक पहुँचाए, तो हमारी तरफ से गुजारिश है कि वो हमारे साथ आए कभी बातचीत में. Try to reach out to him. हाँ. I think he's doing good work. ये इज़ डूइंग वंडरफुल. Yeah. फर्स्ट टाइम आचार्य शब्द भी है, पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत बुनियादी बात समझाते हैं. सिर्फ शर्ट पहन के. शर्ट पहन के, 3 पीस ही पहनते हैं. ही इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड पर्सन. क्योंकि कुर्ता पहन लिया फिर इससे स्लिपरी स्लोप. इतना आसान है गॉडमैन बनना ये देश में. तो वो उसको ब्रेक भी करते रहते हैं, अपने बारे में बोलते रहते हैं कि he makes it a point too. यस. आप क्या बनने निकले थे अपनी जिंदगी में? ये तो आई थिंक किसको पता नहीं होता है. इफ यू एनालाइज इनफ यू कैन सी सम ट्रेंड्स. कुछ तो आता है ना घर से या सोसाइटी से. घर से सोसाइटी से ये आया था कि हमको अध्यापक बनना है, क्योंकि फादर had 2 sisters, so there are 3 siblings, and they were all teachers, all of them. So, and 2 of them retired as teachers. One of the sisters took an early retirement. My father himself was a supervisor in a junior college in commerce, and throughout his life, and he loved his job till the end. Which part of India? Mumbai only. So we don't have a hometown. We are a partition family. तो कराची से. जो कहना अभी थोड़ा डेंजरस हो चुका है, तो बट क्योंकि लोगों को इतिहास की भी कम ही समझ है, गणित की भी नहीं है, तो जब कराची बेकरी पे पत्थर चल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है. तो वी आर सिंधीज बेसिकली, एंड लाइक ऑल सिंधीज देयर इज नो होम टाउन. तो लकीली ग्रैंडफादर केम टू मुंबई एंड नॉट सम रैंडम स्मॉल टाउन in India, and they all studied there. In fact, जो elder बुआ है, she is almost 90 now. उन्होंने तो स्कूल कराची में करी थी. She has actual memories of that place before partition. तो I think just the fact that grandfather got 2 of his daughters to study in that day and age also is commendable. So there was always no value to education in the household. So and then when you grow up, I think the first authority figures are your parents. So whatever you see your parent doing, you tend to gravitate towards that. So दिमाग में यही था कि टीचर बनेंगे. And maybe that's why I was good in studies, like academically. I never had to be forced to study. I used to always get good numbers. But by the time I passed out and it was time to decide finally career-wise, teaching as a profession had become so downtrodden in the country that it seems scary to get into it. Like even to get into, say, a part-time hourly basis job, you had to pay a lot of money, like rishwat, outright. There were rates across the country. सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे आपको जॉब चाहिए, इतना आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है अंदर घुसने की. क्योंकि इसमें मेरिट का तो सवाल ही नहीं है. इसमें आप अगर आपने जो सेट एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं तो आपका नंबर लगता है सरकारी नौकरी जो है. और तब तक MBA इतना आया नहीं था कि आप प्राइवेट में यू बिकम, बिकॉज दैट्स वन गुड वे टू बी एम्प्लॉयबल एज अ टीचर इज टू गो इनटू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. तब तक वो इतना तो उसका चलन नहीं था इतना. सो आई वॉज काइंड ऑफ लॉस्ट इन अ वे वेयर टू गो एकेडमिकली. साइंस तो आप समझ लो एक्सीडेंट से ही कर लिया. जहन में ये था कि आर्ट्स करना है. क्रिएटिव पार्ट वॉज देयर मे बी बचपन से. But arts, like you said, humanities always looked down upon, even within the household. Before father, mother is only saying कि ये तो सब लड़कियों का काम है, तू क्यों कर रहा है? And at that time, I had no comeback to what she was saying, because like the Brahmin being a fair thing, empirically she was right. Observationally, she was right. There's no argument. You go to any college, even in Mumbai or Delhi, so 90% class is women, 95%. So I think I took science more because I wanted to be in St. Xavier's College more than I wanted to take science. So, and it was a good choice. If I look back at it, to have an artistic bent and then to study that in college will really take you far away from the reality of the world and the country and the marketplace. I think keeping that artistic interest going along with science has been the best decision. I mean, not decision, it happened. It's a good combination of both the things. Yeah, so I can balance the rational side with the creative side. And also, as a college, Xavier's is one of the best, be it art or science.
the environment there, the teachers there, they really encourage you to go beyond what is there on the textbook, which very few places do. So, for example, Xavier's had something called an honors program. तो जो abroad होता है, but abroad honors program is actually the program that gets you your degree at the end. You get the credits and you become whatever you're pursuing. But in Xavier's, it was at that time it was part of the university still. अभी I think it's autonomous. तो आपको जो एग्ज़ाम है सरकारी वो तो आपको देनी ही है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है और कुछ पढ़ने का तो एटलीस्ट दैट ऑप्शन वॉज देयर एंड यू कुड पिक एनी टॉपिक. सो मोस्ट स्टूडेंट्स नो देयर इज नो वे टू एस्केप द सिस्टम. आपने बीएससी केमिस्ट्री में लिया हुआ है तो आप ऑनर्स भी केमिस्ट्री में ही ले रहे हो, कुछ मतलब नहीं उस बात का, वही टीचर वही लैब वही केमिकल्स और आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हो. I thought this is useless. Let's do something else. So we had something called honors in interreligious studies in Xavier's, Wow. where they teach you comparative religions. Yeah, got Yeah. it. So I did that, and that added nothing to the degree. No, but I wanted to do it. Meaning academically, it was just an extra certificate. Doesn't count in anything. But I did it, and it was throughout the 3 years. We visited all the different places of worship in Mumbai, and at that time I must have been like below 20 years, and so we are learning about different religions, Buddhism, and I'm saying, hey, this is part of Hinduism only, and I don't know where it's coming from, no? Because somewhere I've been told in my childhood कि ये अपना ही बंदा था ये भी थोड़ा भटक गया था अपना ही. So and that stays with you. Then when you finally are confronted with the texts and the academic side of it, then you take a step back. तो unless you go outside your household, वो यही सब चलने वाला है. So it was a strange mix of things that I studied, and again when I reached जब BSc का पढ़ाव हो गया फिर आगे क्या करना वहाँ पे प्लान था नहीं क्योंकि टीचिंग का काम नहीं बन रहा था. So for 1 year I did like very little. I did some course in lab technology, which was the worst year of my life. अगेन वोकेशनल ना, क्योंकि बीएससी के बाद 2 ऑप्शन थे, आप एमएससी करो या और यू गो अब्रॉड. अब्रॉड बात नहीं बन रही थी, पैसे बहुत ज़्यादा वगैरह. और एमएससी इंडिया में करना यानी इट इज़ प्योर डिप्रेशन. तो 2 स्टूडेंट होते हैं, एक प्यून होता है, एंड यू आर इन सम डिंजी डिपार्टमेंट समवेयर विद जीरो फ्यूचर. लाइक दैट जीरो फ्यूचर इज हैंगिंग ओवर योर हेड कि चलो 2 साल और मोहलत ले लिया आपने, फिर क्या करोगे, टीचिंग ही करनी है, फिर घुमा फिरा के उसमें भी लाइनें लगी हैं टू टीच. सो इट्स सो ब्लीक. नो इफ यू इन द ह्यूमैनिटीज और इफ यू आर इन रिसर्च लाइक नो हार्ड कोर साइंस रिसर्च, क्या विकल्प है ये देश में? कुछ भी नहीं है. आप इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, फैसिलिटीज ही नहीं है. तो इट्स वेरी डिप्रेसिंग एंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ इज अवेयर कि आगे कुछ होना नहीं है, तो वो कंडक्ट भी कोर्स को ऐसे ही करती है बिल्कुल. I am imagining even the building of that. It is. There are cobwebs. Whatever you imagine about it is true. It is that sad. तो it was clear कि ये वेस्ट हो जाए आगे चल के. So I did this course which I hated. The course was so bad that the teacher is asking me कि ये blue होता है कि red होता है टेस्ट का रिजल्ट. भाई मुझे क्यों पूछ रहे हो? Because it was that kind of a course. तो बचा फिर MBA घुमा फिरा के. And I think at that time I was like like any college student, socialist without a cause. I thought MBA is equal to blood money. Now I know better that everything is blood money, but that time it seemed that MBA is blood. तो नहीं करना था. पर एक नया कोर्स आ गया मार्केट में, MBA in pharmaceuticals management. तो it seemed like that right amount of compromise कि इसमें थोड़ा साइंस भी रहेगा, तो I will not waste my degree. थोड़ा घूमना फिरना. वो तो खैर बाद में आया. तो that's how I got into the job. And now in hindsight it all sort of fell into place, but it also comes from acceptance. Like a lot of people in their lives, they are unhappy because they can't accept what has happened already. And once the finality of it, you accept completely कि now the past is the past. You only take the good things from it. So one thing that helped was that whatever experience I went through academically or otherwise, I thought there's something to learn from it. So MBA, while we make fun of it, if you do MBA and if you work in management through that MBA, you know how the world works. For better or worse, this is how the world works. These are the people who call the shots.
They run the market and the market decides everything else, including who is in power in your country. So at least you know that. No? And once you know that, a lot of the mystique of the world goes away. Otherwise, you live with that mystique or that frustration कि ऐसा क्यों हो रहा है? No, how can this not make sense? How is this thing so corrupt? How is this so inefficient? Now you know why it is the way it is because you've been part of the system. तो बहुत सालों तक तभी वो चल रहा था like there is something called a drug price control order in India. जिससे एक बहुत लंबी लिस्ट है दवाओं की जिसकी प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. उसको खुला छोड़ना चाहते हैं. Obviously companies want to profit here. And it's a long list of essential medicines जो WHO का recommendation है. ऐसा हमने तो खुद तो बनाया नहीं, but at least we are following it. And now I think we added a few categories उसमें. But I was in the company side of things. So my job was to get a better price for the drug. And we liaised then with the government for a long time for this. And then say on a very basic drug, say for epilepsy, if I can even get 10 paise more for the company, that's crores in profit. ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में भी आता है ना पब्लिक, तो उसमें हॉस्पिटल्स में लग जाएगी वो दवा तो फिर बहुत फर्क पड़ता है. हाँ वहाँ तो लगेगी, बट once this is in place, even medicines when they're prescribed by a private practicing doctor, आपको उसी प्राइस उसका एक सीलिंग प्राइस बन जाता है. So when I'm on that side of the divide as a corporate person, my job was to get a higher price. But now when I look at it from this side, from a more socialist price side, you want a lower price. But then the prices are already very low in India of the drugs compared to what you see in the Western world. Yeah. But so now having seen both sides, now you get a more complete picture of whatever's happening in the world. So all those experiences, they help even today. And whenever you say what something helped me or not, in India again, the way you measure is vocationally it helped me or not. But that's not how I think anything which furthers my understanding of the world is helping me. हर एक चीज का थोड़ी मूल्यांकन पैसों में या आंकड़ों में होगा. In the back of my mind, I'm thinking what a futile exercise it is for sociologists doing the critique of the state of affairs in India, particularly the corporates, the capitalism, etc. Yeah. It should be done by somebody who has come from that. Yeah, because you're looking through an opaque mirror, no, and you're looking at it through your preconceived notions. But अभी जो इंडिया में भी दवाएं सस्ती मिल रही हैं, वो क्यों मिल रही हैं? क्योंकि we did not go with the patent laws of the West. No? So it in one way is evolutionary, in one way you're stolen from them. आपने खुद का तो कुछ बनाया नहीं दवाई इतने सालों में. There's not a single drug that has come out of India. जो भी खाते हैं एलोपैथी के नाम पे, this is all from the West. No? And a lot of the drugs are now out of the patent cycle. But a lot of them were within the patent cycle. And you simply copied them and said, you can't touch us because law of the land हमारा नहीं मानता इसको, which is for a poor country we had to do it, But there are complexities to anything, no? तो जो हमारा कॉर्पोरेट है वो मेडिसिन में, सॉल्ट्स में, इसमें R&D नहीं कर रहा है. R&D वो करते हैं कि इसको और सस्ता कैसे बनाया जाए या इसको अच्छा कॉपी कैसे किया जाए. कॉपी में R&D है. कॉपी में R&D. ओरिजिनल सॉल्ट्स, ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे. और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है रिसर्च. इट टेक्स 10-20 years and it takes billions of dollars. एक पैथोजन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मारना, उसके लिए बहुत बड़ा रिसर्च चाहिए. रिसर्च विच ऑल्सो टेल्स यू कि दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग मोर देन एग्जिस्टिंग थेरेपीज विदाउट दैट मच साइड इफेक्ट्स. तो व्हेन दे एक्चुअली सबमिट फॉर पेटेंट, it's like literally a truckload of documents. A lot of the documents are also just to protect the patent. It is sufficiently different molecule than existing ones. A lot of it is very technical that way. But it is what it is. And that's the amount of research it takes. जो यहाँ पे यानी चांस ही नहीं है बनने का. तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है कि हम थोड़ा उसको अच्छी कोटिंग लगा दिए इसके ऊपर, ये फास्ट रिलीज होता है, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं, वो होते हैं यहाँ पे. पर दवाइयाँ तो नहीं. यानी कि भारत के जितने भी दवाओं के ब्रांड हैं वो सारे के सारे कॉपी कर रहे हैं. हाँ, कॉपी. टेक्निकल वर्ड जेनेरिक्स. जेनेरिक वर्जन्स ला रहे हैं. पहले से यही चलते आ रहे हैं. इनफैक्ट इफ यू सी द एंटायर वर्ल्ड मैप ऑल्सो, US इज वेयर मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज हैपन. सम हैपन इन यूरोप, दैट टू ओनली वेस्टर्न यूरोप, UK, France, मे बी few other countries, 1 or 2. And then there are some drugs that come from Japan. But they are always very suspect. Like a lot of those, after 20 years,
this discovered कि ये कुछ काम नहीं करती, and they're always little off tangent, but कुछ at least some research is happening in Japan. बाकी पूरे में नहीं है, because it is that complicated. Now you might argue that no, US has made those entry barriers. तो आप बनाओ ना अपनी दवाएं, आप तो फिर वही आयुर्वेदिक दिखाते हो सब जगह पे, और वो it doesn't match the research that is required from a Western scientific point of view. कोविड के लिए चाइना को माफ कर देना चाहिए, इसका मतलब? कोविड का तो like in this background only, when the vaccine was coming out, I knew from my time in BSc and then in pharma and all that it's impossible for a drug to be made in a couple of years. Impossible. Paperwork takes more time than that. And now after a few years you're seeing the side effects. कैसे चुपके से सब withdraw कर लिया गया है. अब कोई बूस्टर शॉट नहीं है, अब कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई वैक्सीन नहीं है, ना कोई एयरपोर्ट पे मांग रहा है. उसको वापस ले लिया गया है, वापस ही ले लिया, ऑफिशियली वापस फोटो भी हटा दिया गया, फोटो भी हटा लिया गया अन्नदाता का. तो so there is so much conspiracy in the world, no? And it's not that place of heroes and villains that you grew up thinking it is, तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जो भी आर्टिस्ट क्रांतिकारी भी बन रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो खुद के लिए ही कर रहे हैं, वो आवाम के लिए कर रहे हैं. आवाम क्या है? आवाम तो बिगेटेड और कास्टिस्ट ही है पहले से. ठीक है, दे आर नॉट इन पावर एंड दे नीड टू गेट बेटर बेसिक ह्यूमन राइट्स वगैरह इन दिस कंट्री, बट इफ यू टेक द एवरेज इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, ही इज नॉट अ नाइस पर्सन. अवाम का तो ये है कि फॉरगेट अबाउट बीमारी, उन्होंने कहा हम भूखे मर जाएंगे तो भी हमें अपने अवतारी पुरुष को लाना है, तो ठीक है फिर, मतलब वो तो कंसर्न ही नहीं है. फिर आपकी लड़ाई किसके लिए? इनके लिए है, वो तो नहीं है ना. आप एक तरीके से आर्ट ईगो से ही आता है. संजय से बात हो रही थी, ही वाज सेइंग कि अब्रॉड बहुत लोग जा रहे हैं, बोलते हैं हम तो यहीं मरेंगे क्योंकि अब्रॉड कितना भी अच्छा हवा पानी मिल जाए, पॉलिटिकली यू विल बी इरेलेवेंट. यस, you can't make a comment about that system, that society. You're a novelty item there at best. You're not. So at least here you have some political claim. So which means आपको मजे आते हैं ना ये करके भी. बाय द वे, जो संजय हैं ये महाभारत वाले संजय नहीं हैं, ये संजय राजौरा है जिनका नाम बार बार आ रहा है. हाँ, satirist. As he likes to be called, not a stand-up comic. No, of course not. Yeah. He is the original one. Yeah, व्यंग्यकार. ओरिजिनल व्यंगकार, स्टैंड अप व्यंगकार. उनका जुनून, उनका पैशन, उनका गुस्सा, it was a combination of that. Yeah, it still is. Like we did couple of shows last week and all of you was there in full force. When he called me, he said, पुनीत भाई एक शो करते हैं, उसका नाम होगा अपोकलिप्स. बस, और फिर बोलता है कुछ छोड़ना नहीं है, जो मन में है सब बोल देंगे. ठीक है, नाम ही अपोकलिप्स रख दिया आपने तो फिर. वो इतने गुस्से में रहते हैं, उसी में इतनी एनर्जी चलाते हैं, उन्हें जिम में जाने की जरूरत नहीं है. Yeah, I think I wrote this recently that all content comes from discontent. अगर if you had no discontent in your life, you wouldn't produce art. जैसे लॉकडाउन का समय था, सेकंड लॉकडाउन जो था, उसमें हम चले गए थे हिमाचल में और एक दोस्त हैं कॉमिक, and I always thought that it will be difficult to survive without performing because the stage is a drug for us. But जब सब कुछ बंद था और आप हिमाचल में भी अकेले ही हो और कोई टूरिस्ट भी कम ही है, तो आप उतना करीब हो नेचर के, तो आपको फिर क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ आर्ट इज़ एट बेस्ट अ फेंट रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर. तो अगर यू ऑलरेडी सो क्लोज टू नेचर, यू डोंट नीड टू recreate it again in any way. That's what I felt, and for those few months I didn't feel like performing also. It was a real detox. It was, because that was one trip when there was no return ticket. Because I think सबसे बड़ी biggest tyranny is time, when आप इतनी एंग्जाइटी की बात होती है, सबसे बड़ा सोर्स एंग्जाइटी का तो घड़ी है जो आपके सांप नहीं खुद लगा के रखी है आपके घर पे. एंड इफ यू हैव टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, यू हैव टू वर्क विद द टाइम. बट आई थिंक दैट इटसेल्फ इज tyrannical in a way. There is one theory that this 24-hour clock is also a Western imposition. The indigenous cultures used to work with the weather, and the sun ka movements and the moon ka movements. And there was no idea of hourly basis pe kuch karna hai. But then factories came in, and this was very convenient way to extract efficiency from people.
So there are so many things you're living with which doesn't even strike you as being an imposition. No? And अभी तो एआई ही ले आए हैं. being the इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी उस काम को करने में लगी है डिजिटल दुनिया को आगे बढ़ाने में जो आपको रिडंडेंट बनाने वाली है. yeah, and we're actively working towards. Actively working towards it. I think even there's a case no ki for in terms of plagiarism also. This is the biggest case because he's stolen everything in the world. So apparently just 2 days back OpenAI जो है जो सैम ऑल्टमैन वाला कंपनी है उन्होंने एक बॉट बनाया है जो बात करता है आपसे एंड द वॉइस इज वेरी सिमिलर टू स्कारलेट जोहानसन्स वॉइस in the movie Her. There was a beautiful movie that came out quite a few years back called Her. तो उसमें एक OS है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका वॉइस ओवर स्कारलेट ने करा है एंड द हीरो हु इज नो फीनिक्स द गाय हु प्लेस द जोकर he falls in love with the OS because it sounds so human. It's a beautiful romantic story. But this was way before AI as we know it today came in. And now that you actually almost reached the technology in your lifetime only, they made it sound very much like Scarlett, and it seemed that she has sued them and they had to take it down. तो in a way तो आप चोरी ही कर रहे हो ना. आप जो एग्जिस्टिंग नॉलेज वर्ल्ड का है कलेक्टिव लेवल पे वो आपने पूरा ट्रोल करके ये बना दिया. And the most successful, the best of them would be who would be creating the best of the AI replacing humans. So this is the irony. I mean, Even we creatively. Yeah, I mean, the more I think about it, the more I feel the sense of loss of the how humanity imagines itself. Yeah. But I think if you look at all of history, it seems that it's just moving towards more efficient ways of creating wealth and concentrating it. See, efficiency is all about speed, how to reduce the time in doing something. You know, कोई भी चीज़ हो, हम बहुत तारीफ करते हैं कि डिजिटल आ गया तो हमारे हर काम आसान हो गए. आसान हो गए तो जल्दी हो जाते हैं, तभी आसान हो गए, है ना. तो हमें बैंक नहीं जाना पड़ता, हमारा टाइम बच गया. ये जो टाइम बचा के हम कर क्या रहे? वी आर स्पेंडिंग इट ऑन रील्स, वी आर स्पेंडिंग इट ऑन स्प्रेडिंग हेट, वी आर स्प्रेडिंग इट ऑन सच फ्यूटाइल थिंग्स. तो ये जो मैट्रिक्स है ये अजीब है थोड़ा. इट इज या और जो आपका जो टाइम बच गया है उससे भी कोई प्रॉफिट ले रहा है उसको मोनेटाइज करके in various ways. Yes. One thing which has been really been on my mind and I also noticed it in person is I went to Australia to do some shows earlier this year और वहाँ पे कोई मोबाइल यूज़ ही नहीं करता है जो वहाँ के लोग हैं. तो एक तो मैं किसको देखा नहीं मोबाइल यूज़ करते हुए या बात भी करते हुए. दूसरा ये कि कहीं चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है क्योंकि उनको कभी नौबत ही नहीं आती चार्ज करने की. हम लोग ही हर जगह पे लगे पड़े हैं, चार्जर चाहिए, पावर बैंक चाहिए, मेरा 2% बाकी है प्लीज़ मेरे को लगाने दे. क्योंकि हम बाइकर्स वाइल यू नो राइडिंग देयर बाइक्स यूँ करके चला रहे हैं. और वैसे तो इतनी बेरोजगारी है तो ये इतने लोग किस बिजनेस में लगे हैं? मतलब महिला, पुरुष, बूढ़ा, जवान, everybody. I think the sad reason for this is that your life is so small, your personal life and your personal space is so miserable that this becomes an immediate escape. Abroad in the Western countries at least recreation की बहुत जगह है. तो लॉट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर वेरी फिजिकल. स्पोर्ट्स हो गया, बीच हो गया, उनके खुद के घर का जो भी वो लोग मेंटेन वगैरह करते हैं. पर यहाँ पे आप फ़ोन बंद करके ऊपर देखो तो इस ब्लिक एवरीवेयर. कहीं पे प्लेग्राउंड बचा नहीं, कहीं पे पब्लिक स्पेस बचा नहीं. एवरीवेयर इज अगलीनेस इन द कंट्री बिकॉज इट्स ऑल सो क्राउडेड एंड पोल्यूटेड. देयर आर नो रोड्स, वायर लटक रही हर जगह पे. आप एस्थेटिकली देखो, एवरीथिंग इज इम्पिंजिंग ऑन योर सेंसेस, नथिंग इज फेवरिंग योर सेंसेस. तो दिस बिकम्स एन इमीडिएट. इसमें मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ जितने भी लेबरर्स हैं आते हैं ट्रेन में वो बैठते ही फ़ोन शुरू कर देता है. या हमारे बिल्डिंग का से वॉचमैन है वो देख ही रहा है क्योंकि वो ये बंद कर दे रील तो लाइफ में कुछ नहीं क्या है उसके लिए. सो द डॉक्ट्रिन इज दैट यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी. सो इट इज लाइक दैट. तो those doctrines work when there is basic dignity is ensured.
तो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वन इज जो मैंने कहा कि रिक्रिएशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, दूसरा क्या दे वेरी सिक्योर इन द आइडेंटिटी. And I can feel there is viewer typing in the comments that you are also creating some content that we have to watch. बचकाना आर्ग्यूमेंट वो बोलते हैं कि and you are critiquing. हाँ कि आप जियो के इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हो, आप अंबानी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? भाई तो उसके बाप का थोड़ी एयरवेव्स इज पब्लिक रिसोर्स. नो, सिमिलरली जो भी आप बात कर रहे हैं तो दिस हैज बिकम द मीडियम बाय डिफॉल्ट. So you can say you're also creating content. There is no, there's no difference between it. But I think there is senseless content. There's mindful content. Yeah, for sure. Ideally, I would like to live in a world where I just want to do shows. I do good shows, more people come. But that's not true. You have to keep putting out content so that people remember that you're also alive, and they come for your shows. So मुझे देख जो आपने कहा ना, ये फ़ोन पे लोग वगैरह बात करते हैं, इज़ लाइक कांस्टेंट सोशल कनेक्शन इज़ वेरी नेचुरल टू एनीबॉडी. और वो आप फ़ोन के थ्रू करते हो, बी इट गॉसिप और बी इट ट्रैकिंग समबडी डाउन. आई थिंक फ़ोन एक एस्केप है, यानी जो मैट्रिक्स में दिखाया गया वो ऑलरेडी हो चुका है. इज़ जस्ट नॉट एज स्लीक एज इन द मूवीज कि आपने प्लग इन कर दिया और आपकी दुनिया अलग हो गई. आप एक तरीके से आप माया नगरी में ही जी रहे हो, बट सिर्फ ये आपके स्क्रीन के थ्रू है. क्योंकि आप देखिए ना, बाहर ये बंद होते ही क्या लाइफ है. आप it's there's nothing which is pleasant in your life. No interactions are really pleasant. Nothing that you look at is pleasant. Nothing that you engage in physically is pleasant. Everything is something like a hurdle that you have to overcome. फिर you romanticize it, calling it जुगाड़ वगैरह. But this is like any poetry. It is only in hindsight. Yes. अगर ये पुरानी दिल्ली में अगर लोग ई रिक्शा चला रहे हैं या साइकिल रिक्शा चला रहे हैं क्योंकि यही चलती है इन गलियों में, तो वो उसको आप जुगाड़ कहोगे कि उसकी इज दैट सैड रियलिटी ऑफ दिस कंट्री. जो आदमी साइकिल रिक्शा चला रहा है अभी भी, यू थिंक दिस इज हिज ड्रीम जॉब? इट्स पकौड़ा इज अ रोजगार. हाँ, वही बात है. बस तो एटलीस्ट आप बेसिक डिग्निटी एक पर्सन की इंश्योर कर पाओ. एंड बाय दैट आई मीन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, healthcare and basic education. And then the second layer is that he is not just based on his caste or where he comes from or his gender. उसके बाद आप बनाओ ना अंबानी, अदानी, जितने चाहिए 10 अदानी बना लो. But not before this. Yeah, that was the basic social contract between citizen and the nation state. Yeah. That it will be a provider to nurture the basic capabilities one is born with. बिल्कुल नहीं हो रहा है. और अंबानी साहब का नेटवर्थ 10% हो चुका जीडीपी का. इट्स सो शेमफुल. एक बात नहीं समझ में, अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी के साथ रेट्स क्यों बढ़ाए? मतलब बड़ी खराब पब्लिसिटी हुई है. या आई थिंक मे बी ही डिडंट थिंक इट थ्रू. ही कैन अफोर्ड टू वेट फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स इजीली. आराम से थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते, डायरेक्ट लिफाफा में भेज देते शगुन का. बट एक थियरी ये भी है कि अगर आप परसेंटेज टर्म्स में नापो तो जितना अपना वेल्थ उसने बहा दिया शादियों में, इटली लेसर देन द परसेंटेज दैट नॉर्मल इंडियन स्पेंड्स ऑन हिज वेडिंग. नॉर्मली लोग अपना आधी पूंजी खत्म कर देते हैं शादियों पे. ये भी सही है. इज दैट वल्गर और इज दिस वल्गर इज आल्सो क्वेश्चन. और उधार तो नहीं लिया, कम से कम यहाँ तो उधार लेके शादी करते हैं. उधार लेके शादियाँ कर रहे हैं. तो अगर आप टीसीएस में काम करते हो तो आपने 50 टाइप के मुखवास क्यों रखे आपकी शादी में? वो भी एक तरीके की वल्गैरिटी है. तो प्लस लोग ये भी बोल रहे हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज आए थे उनके साथ सबके साथ कुछ ना कुछ डीले करी हुई है उसने. गुजराती बिजनेसमैन ऐसे ही पैसे नहीं उड़ाता. देयर वाज एन अफसर आल्सो. या मेक सेंस. हमने उसको इतना इम्पोर्टेंस और कवरेज क्यों दिया? दैट इज व्हाट यू कैन मे बी थिंक अबाउट. एक्चुअली उसी समय देश में बहुत भयानक चीज़ें हो रही थी. मणिपुर हो रहा था, कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी रेप और हत्या की, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा था. और सारा कॉरपोरेट मीडिया उसको छोड़ करके शादी कवर कर रहा था. इसलिए सवाल ये था. इट वाज पैथेटिक फॉर श्योर. बट अगर आप इतने सेलिब्रिटीज़ को बुलाओगे तो फिर मीडिया विल फॉलो दैट. प्रेसिडेंट मेम साहब ने फाइनली चुप्पी तोड़ी अपनी इतने सालों के बाद में, और कलकत्ता रेप केस के संदर्भ में कुछ कहा
for women's safety. After all these years, he finally chose to speak on that case. उसी दिन यूपी में एक डबल हैंगिंग का केस आ गया. तो फिर 5 words sentence she spoke. Just 5 words. and even that seemed very opportunistic in a way, right? But फिर आपके खुद के स्टेट में हो गया कुछ ना कुछ उस दिन. तो इंडिया इज जस्ट सो बिग एंड डीप कि आप सब तो कंट्रोल कभी नहीं कर पाओगे. मे बी दैट्स द ओनली होप. If they had the means, no, they would control you as much as China controls its citizens or North Korea does. They don't have the bandwidth. If they did, intent is definitely there. पर वो कर नहीं पा रहे हैं. और भारत की अशिक्षा भी इस लिहाज से अच्छी है कि वो बैंडविड्थ में आता ही नहीं है. I mean, yeah, it's sad and funny at the same time, but maybe you can't control all of it. So the British did in a very efficient way, but then they used different tactics. तो सब कुछ एनालॉगस था ना, इसलिए हो गया. Yeah. एक सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल है, मगर उसके बाद फिर हम वी विल टॉक शॉप अबाउट द स्टैंड अप सीन. तो सवाल यही है कि आई हैव सीन यू टॉकिंग अबाउट मेकिंग कमेंट्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट शुड नॉट बी, यू नो, including Calcutta and other things. बताइए, ये आप did you set out to be a political commentator as well? या क्या होता है? नहीं, there was no plan as such. Even right now, it is a very bad decision commercially to be doing politics. एक तो ये कि the risks that come with it, और दूसरा ये भी कि जनता को सुनना ही नहीं है. जैसा कि मैंने कहा, जो आपकी ऑडियंस आ रही है, दे आर सो प्रिविलेज्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एन इंडियन स्टैंडर्ड. दे कैन स्टिल कॉल देमसेल्व्स वर्किंग क्लास वगैरह, बट दे आर मिडिल क्लास तो है ही नहीं ये देश में. जो रिच क्लास ही है और पुअर क्लास है, बीच में कुछ भी नहीं है, मे बी 2% इसमें भी. तो उनको अब नहीं सुनना है. नहीं, यानी आपने 8-10 साल तक बोला पॉलिटिक्स के ऊपर, एंड दिस इट्स बिकम लाइक नो समबडी वाज क्राइंग वुल्फ, कि कितनी बार बोलोगे, हमारी लाइफ तो चली रही, थोड़ा महंगा हो गया और क्या हो गया. पर जो मेन मसला है कि जो लोग ऑलरेडी पीड़ित हैं और पिछली जातियों के, उनको और दबाया जा रहा है, वो उनके वर्ल्ड व्यू में आता ही नहीं. इट्स लाइक इफ इट अफेक्ट्स मी, टेल मी अबाउट इट, अदरवाइज नो, यू आर बीइंग होलियर देन दाओ. आपने हर बार ऑपरेशन के साथ कास्ट को जोड़ा है. When did you became aware of this as a human being? I'd say it's still an ongoing process, but I would say a lot of it after I started doing stand-up and reading more and more. Like, no, I was still in that world कि ठीक है, हम तो नहीं करते, ये होता है, हम तो नहीं करते. But the more you understand the history of it, how deep it runs, I think it's still an ongoing process. I would say the last 10 years I started doing stand-up. तो ये कभी सोच या प्लान नहीं था कि पॉलिटिकली बात करनी है, बट फॉर समबडी हु इज अवेयर इज वेरी डिफिकल्ट टू नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री. So a lot of people come up to me and say, you're very brave for saying what you're saying. Then I said, I don't know if I can call it bravery, because for me it's compulsive what I say. I cannot not say that on stage while the opportunity exists. So I would say it's for anybody who's conscientious and who's aware, there is no other way but to say it. If you have, अगर आपको मंच मिल रहा है बोलने का, बोले कितना भी छोटा या बड़ा हो, at least आपको मिल रहा है. And the way I look at any artist, not just stand-up, is an artist who's a person who's sensitive. When I say sensitive, I mean that he takes in more than most people. Most people, regular people, they go through their lives with blinkers on, and it helps. It's not like, no, they are being dense. To stay functional, you only take in information which is helping you in your day-to-day life. तो बाकी का आप अनदेखा करते हो. But an artist, for whatever his makeup is naturally or otherwise, he tends to take in more. तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा मेट्रो स्टेशन तक, तो मुझे 15 चीज़ें और दिखेंगी जो शायद किसी और को ना दिखे, and that stays in my mind. And then as an artist, if you keep taking in more and more of these small snippets from wherever you go,
unless you express it, you will go insane. So lot of times you see people, lot of times the only difference between a person who is sane and insane is that the insane person didn't have an outlet to say what all he was experiencing. And he didn't have a creative outlet, or he didn't have it in him to express it enough, and he just couldn't take it, and he flipped over to the other side. So for a lot of artists, it is very compulsive. If we don't say out loud what we are saying, we wouldn't be functional. ये भी है ना कि किसी की ट्रेजेडी, किसी की कॉमेडी है, किसी को गिरता, सड़क पे गिरता देख के कोई ठहाका मार के हंस भी सकता है और कोई उसको उठाने के लिए भाग सकता है. ये हमेशा रहेगा शायद. इनसेंसिटिव जो है पर स्टैंड अप में वी फॉलो दिस सॉर्ट ऑफ unspoken rule, actually quite spoken, but it's like it's an understood rule that you always punch up, you don't punch down. So you punch up at people who have privilege, who are in power, and you don't punch on people who are below you. जो मैंने आपको काम वाली बाई वाला एग्जांपल दिखा, जो कहा फॉर एग्जांपल, this clearly punching down. So you can still do a joke about it. Nothing is off limits, but the way you do it, the treatment you give, the payoff at the end, all of those things should matter. No? तो जैसे हम पहले आर्ट की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बन रही हैं इंडिया में, एनिमल जैसी. तो जब कबीर सिंह जो हिंदी मूवी है, ऑलरेडी तेलुगु में बन चुकी, तो जब वो आई थी तो हमारी एक दोस्त हैं सुचारिता त्यागी करके, जो रिव्यूअर हैं फिल्मों की हैं, तो शी हैड फेमसली गिवन द फिल्म 0 स्टार. एंड द एक्टर्स एंड द मेकर ऑफ द मूवी की आर्ग्यूइंग कि ये आर्ट है, ये भी एक तरीके का, ऐसे भी इंसान होते हैं, हम उसमें सबसे पोर्ट्रे किया उसको. सो when I asked her, when I met her, कि what is your rebuttal to that? She said कि flawed character दिखाना allowed नहीं है, तो किसी ने कहा ही नहीं. देवदास was also a flawed character, but look at the end he suffered. So in Kabir Singh, he does all those things that he does, which are very questionable, but at the end, nothing happens to him. Even the child turns out to be his only. तो आप क्या मैसेज दे रहे हो कि आप ये सब कर सकते हो समाज में? Patriarchal. ये सब करने के बावजूद you will be rewarded at the end. Yeah. That is problematic. The director of Kabir Singh and Animal has challenged that the next venture is going to be much more in every aspect. And that will go to censor board. If something is politically, socially relevant, it might not. What does this say about us as a collective? Creative freedom. Yeah. So violence seems to be more okay. It's entertainment actually. Yeah. The problem is violence is entertainment. And we have, अभी आपने देखा ना, उज्जैन में पहले दिन दहाड़े एक रेप होता है और सब कैमरे में उसके तस्वीरें बना रहे हैं. अभी आज की खबर है, राम मंदिर में 9 दलित, एक सफाई कर्मी दलित के साथ में 9 लोगों ने बलात्कार किया. अभी मैंने उनसे पूछा सोर्स बताइए, तो पता चला सोर्स इट इज ऑथेंटिक. कहाँ पे हुआ ये? राम मंदिर में. धी राम मंदिर, या अयोध्या में. मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये आप ये सोचें कि ये क्या था, हम कहाँ से चल के कहाँ पहुँचे. और अभी कल की खबर, परसों की खबर है कि 2 सैनिकों के साथ उनकी दोस्त थी और उनको रोक करके, और वो पिकनिक स्पॉट था, गाड़ी में थे, प्रिविलेज क्लास, एजुकेटेड, एवरीथिंग, उनको रोक करके गैंगरेप हुआ उस लेडी के साथ. एंड दे वर थ्रेश्ड एंड दे वर लूटेड एज वेल. इंदौर में हुआ. तो आप वायलेंस और सेक्स को एंटरटेनमेंट बनाइए, ठीक है, बन गया. ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, डाउनलोड किया और उनसे पूछा सोर्स बताइए, तो उन्होंने खबर भेज दी मुझे पूरी. ऑथेंटिक. या And beyond all the violence that you see reported, it's a lot of violence which is not reported at all. Many cases we don't make it to obviously the police or the authorities. Domestic abuse count नहीं होता है. जिस दिन आप मैरिटल रेप काउंट करना शुरू करोगे, उस दिन इतने कागज़ बचेंगे नहीं देश में उसका FIR लिखने के लिए. तो when you see the depths of depravity in this country or in society in general, लोग फिर ये बोलते हैं कि इंडिया को हम यहीं से, तो हम यहीं की बात करेंगे. तो when you see that, और अपने समाज को सुधारने का, बेहतर बनाने का हमारा मैंडेट है, अधिकार भी है, तो हम इस पर बात करना ही चाहिए हमें. तो जो नया पेट्रियटिज्म मार्केट में आया, उसमें
अलाउड ही नहीं है क्रिटिसाइज। एक्चुअली इनमें से बहुत लोगों को लगता है कि वो बचे रहेंगे, औरों के साथ होगा, ये भी है। एक चीज़ और है कि जब ये पहलवान बेटियों का मामला हुआ था तो बृजभूषण सिंह के इलाके की, क्षेत्र की, कॉन्स्टिट्यूंसी की कुछ महिलाओं ने कहा था कि वो अपने आप को समझती क्या, वो उनका रेप क्यों करेंगे, हम मर गए क्या। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आप अगर ऐसी जनता बना लेंगे तो उसके बाद तो कुछ परेशानी नहीं है ना पैट्रियार्की को। तो बृजभूषण साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा है कि हत्या भी की है उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा लैलन टॉप में। So then, और उन्होंने कहा नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही हत्या की है मैंने, बाकी सब झूठ है। वो ये बता रहे थे। हम लोगों को वो कन्फेशन लग रहा है, ही वॉज सेइंग दैट ही इज नॉट दैट इविल। it's a matter, it's a spectrum. So that's why whatever I talk about on stage or otherwise is something I need to talk about. Otherwise, I'll go insane. Then when you're faced with the market reality of it कि इसका नहीं है इतना market satire का इंडिया में, या जो regular jokes हैं, a lot of the jokes are also very community caste driven, वो चलते हैं ज़्यादा। तो but then you have to remind yourself कि फिर अगर आपको numbers चाहिए तो वो एक अलग गेम है, और जो आपको खुद के मन की बात करनी है वो अलग गेम है। तो देन आई रिमाइंड माई सेल्फ कि आप कलाकार हो, आप प्रचारक नहीं हो। अगर आप प्रचारक हो तो फिर आपका खेल है कि जितने नंबर मिल सके मैं बटोरूंगा, तो वो अलग ही गेम होगा ना। आर्ट इज़ अबाउट एक्सप्रेशन मोर देन एनीथिंग। तो आपको उसमें भी एक्टिविस्ट बनने वाले क्षेत्र में से भी दूर रहना है, और यू डू इट नोइंगली। आई थिंक यू कांट डू बोथ एट द सेम टाइम। दोनों का एक अलग रोल होता है समाज में। मीन एटलीस्ट दैट्स हाउ आई लुक एट इट। Things that Rantingola and Dr. Medusa and all these people are doing, it's a good critique also. Yeah. और consciously वो आए हैं, यही करने आए हैं, which is good. एक जॉनर है विद इन स्टैंड अप कि मुसलमान अपने ऊपर जोक करेगा जब, दैट इज ओके, है ना। अभी साउथ में मैंने बेंगलोर में देखा है, देयर इज अ कॉमेडियन कमिंग फ्रॉम द दलित बैकग्राउंड ऑल्सो, वेरी वेरी शार्प, वेरी नाइस। तो अभी क्या सीन आपको बनता हुआ दिख रहा है विद इन स्टैंड अप? मंजीत सरकार की आप बात कर रहे हो शायद, वो मंजीत वन मोर गाय फ्रॉम बेंगलुरु। या रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है फॉर विमेन ऑल्सो इन स्टैंड अप। व्हेन फर्स्ट मी टू के टाइम पे ये बात हुई, some Dalit comics said कि, not Dalit comic but like Dalit समाज in general, they said कि ये भी सब इस ब्राह्मण बनिया बेस्टियन। थोड़ी क्या बात करें, हम तो कभी ऐसा करते नहीं, बट स्ट्रक्चरली इट इज़ लाइक दैट। सो अगर इफ़ यू डोंट लेट विमेन आउट ऑफ द हाउस ओनली, तो आप वो स्टैंड अप के स्टेज पे कब पहुँचेंगी? सो आई थिंक अब तो इफ़ यू टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन तो बहुत बाकी है काम करना स्टैंड अप में। एंड वाइल all the spaces we operate in are very accepting, and I don't see any discrimination actively anywhere, but it's the structures that prevent the same communities or from women from getting ahead in any field. Same thing works in stand. In fact, maybe more in stand-up, because stand-up involves them going out late at night almost every day, performing in different clubs and restaurants and bars, which a lot of their parents may not be allowing, or they themselves may not be feeling safe. No? दिल्ली में कम क्यों है फीमेल कॉमिक्स कंपेयर टू मुंबई एंड बैंगलोर? इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स नॉट सेफ टू गो आउट, नॉट एट ऑल। They will be victim shamed also if anything happens. Yeah. So I think stand up in India is growing because headspace इतना है ग्रो करने का, देश ही इतना बड़ा है। But from what we are saying point of view and from representation तो बहुत काम, we hardly done anything so far. तो वैसे ये मंजीत और कुछ लोग और हैं। मंजीत is also very sharp. He's got some publicity going for him. There are other few comics who are not popular yet, but they're doing good work. But there are so few of them. So people like Rahman Khan and Zakir Khan and Munawar and all these people, they are cracking joke upon themselves. क्योंकि और ऑप्शन तो ऑप्शन उनके पास नहीं है। देयर इज अ क्लियर शिफ्ट कि 4 शादी पर जो कर लेंगे, टेररिज्म एंड मुस्लिम आइडेंटिटी पर कर लेंगे, सबसे कॉमन है। तो ये सेफ है ना उनके लिए, वो कर सकते हैं।
Yeah. and they get the applauses also. I think it's It is I want to come to the internalization of the tragedy, and Yeah. then it comes out as a comedy. Yeah. I sort of, this is not a fair comparison, but like when I performed in Australia, I was there for a fairly long time. What happens is you are a novelty act for them. आप कितना भी try कर लो, you can't just go on stage and do the set you have in mind, because you have to first address who you are and know why you look the way you do, why you sound the way that you do, and then they might listen to what you have to say. I think women and people from Muslim community, they face some of that. That often they are the only Muslims in the room when they're performing, or there's the only Muslim artist that the audience has seen that night from a lineup of 10 comics. So they almost feel compelled to address who they are and why they look the way they do first. And they can't just go up on stage and say कि आज मैं डीमार्ट गया था वहाँ पे ये हुआ. So, and so maybe they're doing it because from trial and error they learned that this works, and me doing anything else doesn't work as much, because people see you as somebody who's different. Sadly so, but that's how it is. I think practically that's the reason, and of course it's safer, like you said. No, तो उतना सोसाइटी घुल मिल नहीं गया, उल्टा ही जा रहा है वैसे तो. But no, we are not that comfortable where he's just one more person in the lineup coming and doing what is going through his life. He has to It's address. complete, sanitization of the diversity of the society. Yeah, but sometimes now it is so sanitized that you feel that was there ever secularism पहले कि ये सपना था जो हमने शायद देखा था या किसी ने दिखाया था आपको. Because the way it is being ingrained now, the othering of people, it's always been this way. And if you think it's not been this way, you're being foolish. तो आपने कहा वो सही है कहीं हद तक कि इंटरनलाइज भी बहुत हो चुका है. बहुत internalized. Because if you're being attacked for your very identity at every step, there's one person who came to one of my shows, very educated, doing a corporate job. She says that just she's from a Muslim family. She's a Muslim. She said that I feel anxious to say my name whenever I'm asked at a lot of places. I try to avoid saying it as far as possible because I don't know what will be the reaction to it, or will I be treated differently? And I can't imagine living with that kind of anxiety throughout your life. And it is furthering ghettoization. It is furthering segregation everywhere. So I don't know how many years we lost in the last decade. How many years back we've gone because of this. Always the pushback is that why don't they look into their own culture? Why only critique general society? अब खुद का भी देखो तो वो it will take its own course. No, once you give somebody equal share in society, then. पुनीत, ये जो आपकी दोस्त हैं, ये तो नॉर्मल दिखने वाली इंसान होंगी. इमेजिन द प्लाइट ऑफ दोज हु कैरी देयर रिलीजियस आइडेंटिटी. what is left to their lives? I mean, वो अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला है और कोई बुरखे में है, वो जोक कैसे कर सकता है? What joke is allowed to them? He'll address his own identity first. There's a friend of mine from my neighborhood who is practicing Muslim. He keeps दाढ़ी रखता है, पैसा skull cap also, और local area में ही काम करता है जो भी उसका काम है. Met me after a long time. He said अभी ऐसा हो गया है कि मैं सिर्फ कांदुली बुरीवली जा रहा हूँ ट्रेन में एक स्टेशन आगे पीछे, तो बहुत बार ऐसा होता है ग्रुप में लोग आके दे heckle him जय श्री राम बोल के. It's become a heckle and a war cry also. It's a picnic. So when they see him alone, or they will use expletives against him. He said now there are 10 people. Do I fight or do I let it go? और ये किसी के साथ हो रहा है जो हमारे मोहल्ले में ही रहता है, and he comes from a family of enough means, like they are a rich family, they are into business and all, but because he looks the way he does in a public space, he said often you are unsafe. It could be a religious festival is going on, एक अलग ही मूड चल रहा है, कहीं पे आपको किसी ने गली में घेर लिया, anything can happen. और ये बम्बई की बात हो रही है. तो होली में तो लेजिटिमाइज हो गया है बिल्कुल. होली में तो करते ही करते हैं. देयर इज नो रिपोर्टिंग आल्सो. उस दिन सब एवरीथिंग इज ऑफ. लड़कियों के साथ इस बार लड़कियों के साथ ज़्यादा हुआ. जो खबरें आई थी तो मुस्लिम दिखने वाले लोगों के साथ से ज़्यादा लड़कियों के साथ हुआ.
They were chased, they were bullied, they were molested. ऑलमोस्ट लाइक दे उस दिन तो फ्री रेन दिया गया है तो और ज़्यादातर लड़कियां यही लिख रही थी, भाई होली वाले दिन निकलना ही नहीं है बाहर. एंड दे वर नॉट मुस्लिम और क्रिश्चियंस, दे वर ऑल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी. सो व्हेन दिस सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था मैरिटल रेप वाला लास्ट ईयर तक, एंड दे ह्यूमर्ड देम. इट ऑलमोस्ट इनफ दैट यू गॉट होप कि कुछ होगा, बट कुछ हुआ नहीं. एंड it kept bothering me that the men's rights side kept saying ki this is a clear way of fake cases going up, because they see it in divorce. So a lot of times when things go sour, people can, and this is a case in which there is no witness. You have to take the woman's word for it. I said it's a fair argument, and you by the principle of natural justice, you can't claim that number of cases are few, so you can ignore them. Not even one innocent man should go punished. So how do you get out of this conundrum? So I ask people who are living abroad, or my friends who know about cultures abroad, isn't this a big problem? बोलते हैं नहीं, because in the Western world at least nobody marries for sex. तो मैरिटल रेप की बात ही नहीं उठती है. तो ये जो आपका सप्रेशन है, सेक्सुअल सप्रेशन एट ऑल लेवल्स, उसको कब एड्रेस किया जाएगा? जो आप होली की भी बात कर रहे हो, या जो मैरिटल रेप में उभर के आ रहा है, और इन जनरल द वे यू कंट्रोल वुमेन, डोंट लेट देम गो आउट ऑफ द हाउस, व्हेन विल दैट गेट एड्रेस? बिकॉज दैट इज लीडिंग टू सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स. उसकी तो बात ही नहीं है, वो संस्कार के एनवेलप में आ जाता है. ऑल्सो in these cultures, mating is a conquering exercise. Like you conquer a woman, you conquer a human being, you are a winner. You win like that way. So it is because of that attitude. It is evident in our marriages also. आप देखिए, शादी में अच्छा भला आदमी नॉर्मल रोज रहता है, वो घोड़ी चढ़ जाता है और वो राजा बन जाता है, एक फेक तलवार लगा लेता है और वो जीतने जा रहा है. खैर वो I never read into that कि I always assume that whatever you do when you celebrate, you're mimicking the life of a king for that. So kings were known to fight, to conquer. Yeah. But they were also known to keep harems. No? That is why I say we are feudal, more feudal than we are capitalist. Very much. अभी कैपिटलिज्म भी आता तो शायद इतना बुरा नहीं होता जितना हमारा आधा पका हुआ हो गया है. I think we just social ethos level पे I think we are going backwards in time, because now you're seeing that kings who are historically real people are being deified. And ये हमारे राजा था, ये उनके राजा थे. It's such a dangerous narrative, because जो moment you say हमारे, he can do no wrong. And anybody who has even a slight understanding of the world knows that you cannot be a king without having blood on your hands. You cannot. This reminds me of the Padmavat controversy. And so many other now, because every political faction is trying to create their own holy cow. So there are some kings who are more popular and more deified, but even others will start getting, entering into that market. तो नाउ दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग. तो इवन इफ जो हारे हुए किंग हैं उनको जीता हुआ बनाने दे, वो तो प्योर फिक्शन. वो ये तो अजीब है भाई. अशोका वाज वन एग्जांपल. चलिए उसका एक फिलंथ्रॉफी बात का जो फेज है उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन जो किंग हारा है उसको ये क्यों बोलने लगे कि जीत गया है? मतलब दिस इज strange. This is the inferiority complex that is expressing itself. It is part of the bigger project, of that. You want to create that fiction of superiority over the whole world eventually. जब आप repeatedly कहते हो कि सब शास्त्रों में था, नासा वाले तो बाद में आए वगैरह, that is you're trying to assert superiority. और ये हर रिलीजन में है. इधर वाले भी जो होते हैं वो भी इसी तरह की, chosen ones. और हम खुशनसीब हैं कि हम इस दीन में और धर्म में पैदा हुए. वो सब तरफ एक ही जैसा है. Yeah, which is just an accident of birth, which is a simple thing to understand, but people somehow don't, because शायद बचपन से बहुत बार रटाया गया है, from before you had your defenses up. And whenever they are countered with scientific argument, तो वो कहते हैं कि नहीं, one is free to choose religion. Where is the option? सारे तो संस्कार आप कराते हैं और ये हर धर्म में होता है.
बट एनीवेज चलिए वो बहुत दूसरा टेंजेंट है. कॉमेडी सीन अभी स्टैंड अप कॉमेडी सीन एज अ वायबल क्या लगता है आपको? अभी देखिए एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आप बात कर सकते हैं. देयर इज अ वर्डिक्ट दिल्ली हाई कोर्ट. आपने देखा है वो? नहीं देखा है. हाँ नहीं रिसेंटली नहीं, अभी तो कुछ वक्त हो गया है, शायद कोविड के आसपास आया था. जब ज़्यादा केसेस हो रहे थे. तो उन्होंने बोला है कि आप ये चीज़ें हैं, इनको आप क्रिटिक कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में आप इसकी बात कर सकते हैं. हाउ सेफ, हाउ वायबल, क्योंकि आप यू हैव टू केटर टू द मासेस, दैट मेक्स इट वायबल, एंड मासेस आर गोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. If you're asking from the point of view of a new person looking at it as a career option, I think it's way more difficult than you think it is. क्या होता है कि जिस तरीके से हम बात करते हैं स्टेज पे, वी मेक इट साउंड नेचुरल, एंड अब इतना आसान हो गया शूट करना कैमरा पे. बहुत लगता है हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो इतनी बकचोदियाँ करते हैं दोस्तों के साथ में, इसमें क्या मैं भी कर लूँगा. और एक ये भी कि एवरेज क्वालिटी बहुत लो है इंडियन स्टैंड अप का, तो आपको लगता है मैं आई एम फनीयर देन दिस. बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग फनी, नो, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड द प्रोसेस इज ब्रूटल स्टैंड अप का. तो बहुत लोग सिर्फ बाहर से देखते हैं और नो दे सी द फ्यू सक्सेसेस एंड दे गेट स्वेड. व्हाई यू कॉल इट ब्रूटल? Brutal is because we have to go up on stage practically every day and fail till the joke starts working. And this is not just applying to it gets easier when just your skill level goes up. But still, even for a senior comic, trying a new joke is almost as vulnerable as a new person trying a new joke, because the joke is new, no? Yes. So you have to try it in this smaller show जहाँ पे इक्का दुक्का ऑडियंस बैठी है, 10-12 लोग बैठे हैं और वो भी ऐसे ही बैठे हैं. Some people against their will are sitting there because somebody is brought, and then to make them laugh and then go. That is how you test. Yeah. Plus compared to music, क्या होता है म्यूजिक में एक ही गाना आप दोबारा सुन सकते हो, it is still enjoyable. जोक में the biggest element is surprise. Once you heard a joke second time is not as funny. तो ऑडियंस आपको नहीं क्रिएट करनी हर बार. जिसने एक बार शो देख लिया वो दोबारा आते हैं, लेकिन नॉट इन एज मैनी, एंड वी एक्चुअली डिस्करेज देम बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये सिर्फ बात करता है और मजे आते हैं. ऐसा कि हर बार जाऊंगा हर बार वो नया बोल देगा, ऐसा नहीं होता है ना. बहुत रिहर्स किया हुआ होता है सब कुछ. सो एक ये कि आपको नया बनाना है मटेरियल, सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अप ऑन स्टेज एंड ट्राइंग इट आउट इन सम वेरी हार्श एनवायरनमेंट्स. जोक डजंट वर्क. म्यूजिक का कैसा है कि किसी को पसंद नहीं भी आया तो म्यूजिक तो है ना, ऑफेंडेड नहीं है कोई. जोक में ऐसा है कि अगर हंसा नहीं आदमी तो वो जोक ही नहीं बस. So you need thick skin. A lot of people I knew over the years were brilliant writers, very funny, very intelligent, but they couldn't make it in stand-up because it's harsh not to go up on stage and to face the silence that often. पुनीत, आप बहुत प्रिसाइज होते हैं स्टेज पर, वेरी कट, वेरी प्रिसाइज. Is it all memorized beforehand? Most of it, yeah. I can go ad lib also, but in my shows that I do, the special shows, because I have so much to say already that I don't want to then take away time into something I just thought of right now. Like I said earlier, what I'm saying is my best considered opinion at that time, so it has to come through a process. तो अगर 90 मिनट का भी शो है तो ऑलमोस्ट एवरी लाइन एवरी वर्ड तराशा गया है, तभी वो वहाँ पे है. Yes. तो एग्जैक्टली दिस इज द राइट एक्सप्रेशन, तराशा गया है. तो बट दैट्स माई स्टाइल. सबका ऐसा नहीं होता, बहुत लोग का लूज भी होता है थोड़ा, बट मोस्ट ऑफ द शो इज स्टिल रिहर्स्ड. द पैटर्न भी क्या सबका अपना अपना तरीका होता है, but for most people what they're saying, क्योंकि क्या there is a structure to a show, there's setup and there's a punchline. Unless you deliver it in a certain way, people may not laugh. जाकिर का ऐसा है, he tells me कि बोलता है कहानी है, शुरुआत है, एंड है, बीच में थोड़ा बहुत इतना मेरे दिमाग में, बाकी जो स्टेज पे आया. बट देन ही इज एट दैट लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ना कि ऑलमोस्ट एक राग की तरह है कि आज राग भैरवी इस मूड में निकला. देन दैट इज हिज स्किल, और वो परहैप्स हाईएस्ट स्किल लेवल है शायद. I mean, It falls flat also sometimes. It does, but that is his style कि he will make it up as he goes. But the beat story के हैं वो they are there in his mind. But again, that is the beginning. I'm sure by the time he comes to the 100th attempt, दिमाग में बैठ ही जाता है. बहुत लोग बोलते हैं आप इतना याद कैसे रखते हो, तो मैं बोला काम ही तो यही है, ये भी नहीं करा और तो कुछ कर नहीं रहे हम लाइफ तो इतना तो कर ही लेंगे.
And I have multiple shows. No? I have 3-4 shows. So then each has 90 different minutes. Yes, it sets. They are different sets. तो हाँ वो सब याद. Because I worked on them. No? Like, and again, it's not like I wrote it in one go. No? Like I said, वो एक ओपन माइक में 5-10 मिनट 15 मिनट जोड़ के बना है. So it's been built up slowly and organically कि वो आपको याद तो रह ही जाता है. That is the least of our worries. मोर इज द डिलीवरी एंड रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं. तो ये प्रोसेस है. पर क्या होता है लाइक इन एनी फील्ड, जो बाहर से देख रहा है व्यक्ति, ऑडियंस है या एस्पायरिंग कॉमिक है, उसको जो सक्सेस ही दिखता है ना, स्टैटिस्टिक में समथिंग को सक्सेस बायस. तो आपको जो 4 लोग टॉप पे हैं वो दिख रहे हैं, वो जो 400 लोगों ने ट्राई करा और फेल हुए वो आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके स्क्रीन पे नहीं आएंगे वो, है ना. तो इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक इट इज़, बट इफ़ यू आर गुड एट इट, इफ यू हैव अ नैक फॉर इट, देयर इज लॉट ऑफ रिवॉर्ड इन इट. बट अभी वो रिवॉर्ड आपके लिए क्या, आपके लिए रिवॉर्ड ये है कि मैं गाड़ियाँ खरीदूँ, मैं महंगे जूते पहनूँ, तो वो एक रिवॉर्ड है. मेरे लिए रिवॉर्ड ये है, द फ्रीडम इटसेल्फ इज द रिवॉर्ड फॉर मी. सो इट्स मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, हाउ यू लुक एट इट. एक हमारे दोस्त हैं सुहेल खान करके, कॉमिक हैं, वो भी बम्बई में, इज आई थिंक ओल्डर देन मी. फनीएस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड कि मेरा एक भांजा है, वो बोलता है चाचा ये जो सब कॉमिक जो जूते पहनते हैं वो किस दुकान में मिलते हैं. Because he thought it's a separate range of shoes that comics wear, like how NBA stars wear one kind of shoe. And क्योंकि सब लोग एक ही तरीके के महंगे जूते जो मिलते हैं, एयर जॉर्डन या जो भी नाम है उसका, नाइकी के कुछ, वो ले रहे हैं क्योंकि दे बिकम लाइक रैप स्टार्स. तो दिल्ली कॉमिक स्पेशली, जो एक फ्लैशीनेस होता है, कपड़े, गाड़ियाँ, जूते. And their shoe soles are also very new all the time. वो स्टेज पे ही पहनते हैं, गाड़ी से ही उतरते हैं, डायरेक्ट स्टेज पे जाते हैं. So, and somehow people are attracted. Maybe, you know, in my mind, I look at it as a very working class kind of an art form. But in the end, it is still show business. So people do get swayed by the glamour of it. Because for them, you're a celebrity. You know, मैं कितना भी try करूँ, like Acharya Prashant, to break that mold कि I'm just another person, but they look up to you. And I guess it helps if you show off some of that wealth, but then फिर at least have some substance to back up. वो तो है नहीं, आप सिर्फ चेने पहन के घूम रहे हो स्टेज पे. That way I feel even rap stars भी यानी वो क्या ही मैसेज दे लोगों को. In the West, where you copy from the stand up, we are copying from what is a Western art form. अगर आप टेक्निकली देखो तो it's a one night play, so you be closer to theater than anything else. बट द वे वी रेंडर इट, हमारा जो एस्थेटिक है वो बहुत वेस्टर्न है. सिमिलरली रैप भी जो है वो वेस्टर्न एक आर्ट फॉर्म है जो आपने कॉपी किया है यहाँ पे. तो इन द वेस्ट द रैपर्स आर अलाउड टू शो ऑफ द ब्लिंग एंड ऑल, बिकॉज मोस्ट इज अ ब्लैक आर्ट फॉर्म, एंड फॉर देम इवन अ ब्लैक पर्सन अर्निंग दैट काइंड ऑफ मनी इंडिपेंडेंटली इज सपोज टू बी सेलिब्रेटेड. तो भाई आप क्यों कर रहे हो भाई, आप तो जमींदार के बेटे हो. आपका कौन सा ट्रॉमा है लाइफ में. सो लॉट ऑफ इट यू कॉपी ब्लाइंडली. So then you feel कि you're also being rewarded for it, for the ignorance. No, you're failing upwards to the ignorance. क्योंकि आपकी audience भी उतनी, I mean not to be harsh, but I would say illiterate. Like जो आपकी डिग्रियाँ तो literacy के तरफ काम नहीं करती. और amusement itself is a value. Let's say look at it like this. Yeah. तो उसके पीछे जो थॉट है, जो प्रोसेस है, जो सोशल पूरा कल्चर है उसके इर्द गिर्द का, वो नहीं. अब हम माइकल जैक्सन को दूसरी तरह से भी सेलिब्रेट करते हैं ना, नॉट जस्ट बिकॉज ही वॉज वेरी पॉपुलर एटसेट्रा, बट फ्रॉम वेयर ही केम, राइट. और मोस्ट ऑफ द ब्लैक म्यूजिक हैज़ अ पॉलिटिकल कॉनोटेशन टू इट. वो कौन समझे यहाँ पे, ये देश में यहाँ पे तो यहाँ पे अलग ही कुछ चल रहा है. मगर ये देश की बात आपने कही तो मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं देश के लिए विदेश में बैठ के. जैसे ध्रुव राठी हैं, वीरदास हैं, और भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से बैठ के करेंगे, इट इज़ बेटर, अब देश की सेवा. तो ऐसे तो बहुत एनआरआई भी है ना जो डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी को. तो वैसे भी हैं विदेश में एनआरआई जो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के कॉज को. बट कभी कैसे उनकी दुनिया ही अलग है. उनकी दुनिया में ऐसा है कि इंडिया के पूरे दुनिया से जूझ रही है और एक अवतार हैं जो ये सब करवा पा रहे हैं. अब कॉन्स्पिरेसी थियरी एट द ग्लोबल लेवल बहुत ज़्यादा. यानी ऐसा था कि 10 साल पहले देश ही नहीं था पहले.
झींगा लाला हूँ। हाँ, सब इन्होंने इन्वेंट किया करा है, बट व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, उनकी तो अलग ही दुनिया चल रही है उनकी। उनकी दुनिया में जयशंकर के पहले कोई था ही नहीं फॉरेन पॉलिसी करने वाला इंडिया का, नॉन अलाइन मूवमेंट था ही नहीं पहले। तो इट्स फनी टू सी, like when people divorce things from the context and the history. That reminds me Kangana's new movie about Indira Gandhi and the way she says that she was not allowed to see the president of America, which is the other way around. She refused to meet. Yeah, which is another example for what you said now, art and morality. Can you divorce the artist from the art? She's a good artist. She's a good actor. Art और morality के बीच का एक और कैटेगरी आया है, दैट इज द बाबाज। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ बात कि द काइंड ऑफ मशरूमिंग वी हैव ऑफ द बाबाज राइट नाउ, दे इवन द 3 and 4 years old आर बिकमिंग बाबाज एंड फेचिंग गुड अमाउंट ऑफ डिवोटीज। तो पर कैपिटा बाबा इज मोर इन इंडिया देन एनीथिंग पर कैपिटा इन इंडिया, यू नो। तो आपने नहीं सोचा कभी इतनी शार्प बातें करते, इतना मेमोराइज कर सकते हैं, वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो जो वेद पुराण और रामायण का ज्ञान भी उनका गलत है, आपका तो वो भी सही है। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग है ना उनके, और समथिंग इन बिटवीन। आई थिंक या समटाइम्स यू नॉट श्योर कि वो बिल्कुल सिनिकली कर रहा है कि वो भी खुद भी डिलूजनल है वो लेवल पे, जो बाबा जो भी कर रहे हैं। मेरे इस पे जोक्स भी हैं काफ़ी। ओशो कहते हैं कि जो देश में ज़्यादा बाबा होते हैं वहाँ पे पाप भी ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि अगर आप सच में पुण्य करने अच्छे लोग होते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है सब करने की। आई थिंक what it shows is that people are lost and they're looking for some answers, some direction जो उनकी लाइफ में, और कहीं कुछ होप नहीं है, तभी फिर इन सब का धंधा चलता है। आप पॉपुलरली व्हाट यू से इज कि ये इलिटरेसी है और ये सुपरस्टिशन है और ये देश ही ऐसा है, बट व्हाट इट शोज मी इज दैट पीपल आर लिविंग वेरी डेस्परेट लाइव्स। Non-performance of the nation state has also contributed to it. It's signs of a failed state, कि आपको और कहीं पे कुछ भी दिलासा भी नहीं मिला। आप असली मदद तो छोड़ ही दो, आपको दिलासा भी नहीं दे पाया कोई। प्लेसीबो के लिए आते हैं तो वो फिर बाबाओं के पास आते हैं, और जो धर्म आपने इतना फॉलो किया उसने भी क्या ही कर लिया आपके लिए, उसने सिर्फ आपके ऊपर रूल्स रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, एंड इट हैज़ मेड यू हेट अदर पीपल। तो अल्टीमेटली आप किसको पूछो कि आप जो भी फॉलो करते हो, जो भी आपका धर्म हो, क्यों करते हो, वो कहेंगे आई डू इट फॉर पीस, आई डू इट फॉर हैप्पीनेस। वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं, वो तो आपको मिली नहीं। बट वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वो आप इट्स सेल्फ रिलीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। दैट इज द मिल्यू यू आर बॉर्न इन, आपका सुपर सेट रिलीजन है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ऑल्दो पूरी दुनिया फ्रेमवर्क, यू हैव टू ऑपरेट विद इन दैट फ्रेमवर्क, एंड दैट फ्रेमवर्क इज नॉट गिविंग यू पीस। तो देन यू लुक एट दिस बाबा कि शायद इसके पास कुछ आंसर। आपको स्पॉन्सर्स की जब ज़रूरत पड़ती होगी तो आपका ये जो बिलीफ सिस्टम या जो आप वोकल है वो बीच में आता है क्या? यानी स्पॉन्सर अपने तक पहुंच ही नहीं सकते, पहुंचते ही आते हैं, बहुत ब्रांड आती रहती है, ये बेच दीजिए, वो मैं उनको रिप्लाई भी नहीं करता। ओके क्योंकि आई केप्ट माई मीन्स माई नीड्स वेरी लिमिटेड, so I didn't even calculate how much I was earning for the longest time, but when I got down to it, I think I'm making more or less what I was making when I left my job 10 years back. और दुनिया इतनी आगे निकल गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, which means I kept on sort of adjusting with the most Spartan lifestyle to be able to say what I'm saying on stage. So it has come at a price. क्योंकि आप अय्याश ना भी बनो तो भी महंगाई इतनी है कि you need to make more money, no? तो यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। तो अभी एक ये पड़ाव आ गया कि आई नीड टू फिगर आउट माई फाइनेंसेस इन अ वे वेयर इट इज स्टिल फर्दर डीकपल्ड फ्रॉम व्हाट आई डू ऑन स्टेज, क्योंकि अदरवाइज योर फ्रीडम विल बी लॉस्ट। नो, दैट फ्रीडम दैट यू अर्न इज कम एट अ प्राइस, एंड द प्राइस इज बिकमिंग हायर बाय द डे। तो पहले ये था कि 1-8 साल मैंने नौकरी के साथ स्टैंड अप करा, मज़े आ रहे थे, कर रहे थे, देन आई थॉट आई वांट टू डू दिस मोर, so let's try to make some money from stand up itself so that I can let go of the job. अब मुझे आफ्टर ऑल दीज ईयर्स स्टैंड अप में से लग रहा है कि मुझे और कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं इसको
सपोर्ट कर पाऊँ इन द वे आई वांट टू डू इट. अदरवाइज अगर आप मार्केट के साथ बहते जाओगे, मार्केट हैज़ जीरो मॉरल कंपस इन द वे कंटेंट स्पेशली इज गोइंग. व्हेन आई से मार्केट, आई लार्जली मीन मीडिया और जो जगत के हम पार्ट हैं. बट सैडली इट रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंगली द ओवरऑल मार्केट ऑल्सो, क्योंकि जो भी बिजनेस आप देख लो, एवरीबडी, सबको नाचना पड़ रहा है इंस्टाग्राम पे. तो जो सीरियस स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, जिन्होंने कुछ इनोवेट किया हुआ है, उनको भी रील्स बनानी पड़ रही है इसके ऊपर. दैट मीन्स हाउ मच इज द इफेक्ट नो ऑफ सोशल मीडिया ऑन एवरीबडीज लाइफ्स एंड ऑन रियल बिजनेस ऑल्सो. हम तो इसके वेरी मच वी आर ऑब्लाइज्ड टू डू ऑल दिस नो. तो आई हैव टू फाइंड अ वे वेयर I can still do what I'm doing and find a way to support that minimum lifestyle that I got. I'm not married. I don't have many. अच्छा, आप भी मैरिड नहीं हैं? नहीं तो ये कैसे कर पाएंगे क्रांति? इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नो. देन है ना, फिर बीवी बच्चे उनके नाम पे चेक फाड़ो, इनके वजह से मैंने ये सेक्रीफाइस किया, मैं नहीं कर पाया कुछ भी. एंड इट इज़ प्रोबेबली ट्रू ऑल्सो इन मोस्ट केसेस. So I don't have liabilities otherwise also, but still just to keep up with the inflation is very difficult. क्योंकि एक कल्चर है कन्फॉर्मिटी का विच हैज बीन सेट इन. अगर आप 10 साल तक हर सवाल पूछने वालों को हड़काओगे तो आखिर तो पूरे समाज के जहन में वो बात बैठ जाएगी ना कि तो पूछना भी नहीं, और जो पूछ रहा है उसको भी बिठा देना है. जैसे कोई भी क्लास में भी होता है कि टीचर किसी भी सवाल पूछने वाले विद्यार्थी को एक बार राफ्टर दे देती है तो बाकी लोग भी बैठ जाते हैं. वही हो रहा है ना पूरे देश के लेवल पे. न्यू ब्रॉडकास्ट लॉज भी आ रहे हैं. हाँ, जो फिलहाल तो लग रहा है कि तल ये थोड़ा बहुत हमारे एफर्ट से भी, बट इंटेंट कितना क्लियर है उसका कि कुछ भी नहीं बोलना, आपको चू भी नहीं करनी है. तो अगर ये कल्चर है तो वो आपको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में भी दिखता है कि आर्टिस्ट कुछ और ज़्यादा. अभी सरकारी अवार्ड्स भी घोषित हो गए हैं कंटेंट क्रिएटर्स के. तो आपको पता है कि किधर नहीं जाना है. यूपी में एक खास कैटेगरी आ गई, उस आपको इतना पैसा मिलेगा अगर आपने सरकार के पक्ष में बनाया है कुछ. तो घूस ही है. तो ये जो कल्चर है, तो एक ये है कि जो बिल्कुल जो दरबारी हैं जो उनका काम ही कर रहे हैं, और दूसरे जो हैं उनका काम थोड़ा दूर से कर रहे हैं, सवाल ना उठा के. यू आर ऑल्सो बीइंग एन एनेबलर्स नो इन अ वे. तो अगर आपको ये सब नहीं करना तो you'll have to keep finding ways to and I think also जितना आपका लाइफस्टाइल स्पार्टन हो वैसे भी अच्छा है. कंफर्ट मेक्स यू वीक एनीवे, दैट्स व्हाट आई बिलीव. और उतना आप देश के रियलिटी से भी दूर चले जाते हो जितना आप घूमोगे गाड़ियों में, प्लेनों में. तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट, बट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू इवन रैशनलाइज दैट नाउ. इतनी महंगा, मेरे देखते देखते फ्लाइट के कॉस्ट डबल हो गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने सबके लिए सरल आसान कर दिया उड़ना. लिटरली डबल हो चुका, आपके देखते देखते हुआ. और पहले उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले बैठेंगे, जो बैठ रहे थे उनको हवाई चप्पल पहना दी उन्होंने. सच अ क्लासिस्ट कमेंट टू मेक फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पहले कहा कि रशिया की वॉर की वजह से प्राइस बढ़ गया. हमको पता है एक बार प्राइस बढ़ती हुई कभी नीचे नहीं आती. The hotels that I used to go to clearly the double, tripled and it's the same hotel, nothing. And you know that the input price is going up, so they have to increase the price. So only way then is to reach more people, get more people to come to your shows. जो प्रयास जारी है, constant process है वो, but मुश्किल हो रहा है. Sometimes then it makes you question कि क्या are you not just simply not good enough at what you're doing, or no, are you saying something which is very delusional? But that's where your conviction as an artist then stands squarely against the direction of the market. See, money is losing its power to purchase. So that you are earning money, but you are not getting the value from that money, na? Yeah. So what I was getting at, the answer to that is that you also earn more money. Yeah. You demand a higher ticket price to keep up with the market. But वो नहीं हो पा रहा है. Despite me putting out what I feel is my best work, it's not reaching more people. And what people are consuming is the most fickle kind of content. So then that comes down to a matter of your own resolve. Do you still believe in what you're doing, or you try to mend your ways to what is working more in the market? वो तो मैं कभी करने नहीं वाला हूँ. But it's still a question that keeps popping up.
कहने को मैं एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन से बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कितनी गहरी बातें और कितनी संजीदा बातें हैं। और ये काम अपने क्राफ्ट में भी मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है, मशक्क़त मांगता है, लेकिन इसकी जो इकोनॉमी है वो उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बहुत ही संजीदा बातचीत है। जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए बहुत से टेक अवेज हैं इस बातचीत में। और ये आप जैसे लोग, जो कुछ लोग जो डिसेंट मॉरल कंपस के साथ में और लेज़ी माइंड्स के लिए नहीं, सोचने वाले माइंड्स के लिए जो काम कर रहे हैं, जो स्टैंड अप कर रहे हैं, आपकी ट्राइब बढ़ती रहे, आपका जॉनर आगे बढ़े, एंड इट शुड नॉट गेट लॉस्ट इन समथिंग दैट इज़ सो फिकल, दैट इज़ सो रोस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, तो वो उसमें ना ख़त्म हो जाए। I think the larger fight is always about finding meaning versus getting lost in the chaos. दुनिया तो chaos में ही चलती है ना. You try to find your sense of meaning out of it. और अगर आर्ट ही चली जाए chaos की तरफ, random memes, modern art जिसको कहते हैं, तो फिर सेंटर कहाँ पे है फिर? So the way I look at it increasingly is that this is just me trying to live my own life in as meaningful a way as possible, और art एक माध्यम है, and the audience happens to be there to witness it. That's how I look at it. जब तक है एक अच्छा फेज है, लेकिन फेज है as you would say. जी जी. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मुझे ये रियली सरप्राइज्ड हूँ मैं कि ये जो स्टैंड अप एक्ट करने वाले लोग हैं, उनके पीछे, उनके जहन में कितना कुछ सामाजिक चिंतन चलता रहता है। एनीथिंग दैट यू वांटेड टू से? मुझे बस लगता है कि अगर मंच मिल रहा है तो ऐसा कुछ कहो जिसकी कुछ वैल्यू हो, आपके लिए भी और समाज के लिए भी। बाकी था के लगाने तो आपके अपने घरों में भी लगा रहे हो, लिविंग रूम में, वो स्टेज पे करने की ज़रूरत नहीं। Don't waste the stage time that you're getting, because it'll go away before you think it will. बहुत अच्छा, थैंक यू, लवली टॉकिंग।